Okay, girls and guys, let's start today's session. Session is about MRCOG part 1, right? So, okay. I am Dr. Mahjabeen from Adhomi Learning. Today I will guide you about MRCOG when everything means ABC, right? Only a request, please keep yourself on mute mode so rest audience can hear us. Okay, so let's start. So brief description about our course. We are going to start preparation for July 2024, and these are the course benefits. Whole syllabus we will cover through 14 subjects, and at the end of each subject there will be a quiz, and after this there will be daily discussions as well. Duration is about 5 months. Okay, it can be 6 months if you will include January, but I am hopeful के थोड़ा सा आपको लगेंगे 3-4 दिन अपने आप को फैमिलीराइज कराने के लिए इन पर कोर्स, तो फिर फैब स्टार्ट हो जाएगा. तो इफ यू विल काउंट फ्रॉम फैब तो फिर ये 5 months है अप्रोक्सीमेटली. So, why we are here? What is our agenda for today? I have divided the session in 2 parts. In part 1, we will discuss benefits, why we should do MRCOG, or if you have decided you are interested to do MRCOG 1, obviously 2 and 3, तो फिर आपने स्टार्ट कैसे करना है अपना जर्नी, अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे पता चलेगा आप एलिजिबल हो या नहीं, क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे पर्टिकुलरली इफ यू आर अपेयरिंग फॉर जुलाई 2024 तो उसके लिए कैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है, एग्जाम के की टोटल कॉस्ट क्या है, प्रेपरेशन के लिए कितनी ड्यूरेशन चाहिए, और एग्जाम से 40 days बिफोर बुकिंग स्टार्ट हो जाती है तो बुकिंग कैसे करनी है, और फिर उसकी कास्ट क्या है. तो आई विल टेल एवरीथिंग इन पार्ट 1 ऑफ दिस कोर्स. ठीक. सो इफ यू हैव डिसाइडेड आपने करना है ये एग्जाम, एंड तो उसके बाद फिर दूसरी कहानी शुरू होती है. इफ यू आर एलिजिबल, यू हैव अप्लाइड फॉर जुलाई 2024, तो उसके बाद क्या करना है. उसके बाद फिर ये है कि इस एग्जाम के लिए किसी किस्म का एक्सपीरियंस जरूरी है क्या नहीं, एग्जाम का फॉर्मेट कैसा होगा, सिलेबस क्या है, ड्यूरेशन कितनी है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, और बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है. यही नेचुरल क्वेश्चंस है ना. व्हेन यू आर जब भी आप सोचोगे MRCOG 1 करना है तो डेफिनेटली ये 11 क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने ही आने. तो ग्रेजुअली आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. स्टे विद मी. ओके, आई विल नॉट टेक एनफ टाइम. आई विल ट्राई कि वो जल्दी सेशन खत्म हो जाए और आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएं. मैंने तो 11 अपनी तरफ से नोट की हैं, बट आफ्टर सेशन इफ यू फील्स होगे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो जिनका आंसर आपको चाहिए, तो आई विल अलाउ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क. राइट. तो किसी भी नए सफर पे शुरू होते हैं ना, तो शुरू में लगता है यार ये तो होगा ही नहीं, फिर आप सोचते नहीं ये हो सकता है, फिर आप सोचते नहीं नहीं आप इसे कर सकते हो, फिर दिमाग खुलता है, फिर सोचते हो अच्छा कैसे करेंगे, चलो बाकी लोग भी तो कर ही रहे हैं ना तो लेट्स ट्राई. फिर आपको नजर आएगा, फिर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी, देन यू विल फील कि यस इट्स डूएबल, एंड फाइनली वन डे यू विल से यस आई डिड इट. तो ये जो आपके स्टेप्स हैं किसी भी नई जर्नी के, ये सेम ही है, और इसमें पार्ट 1 भी है MRCOG 1 का. ठीक है. तो करना ही क्यों है MRCOG एग्जाम. ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल एग्जाम है, 50+ कंट्रीज में जो है रिकॉग्नाइज्ड है, तो प्रेस्टिजियस डिग्री है. मतलब यू कैन वर्क आउटसाइड योर कंट्री एज वेल इंक्लूडिंग 50 और अदर कंट्रीज. और ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, आपकी कॉम्पिटेंसी का लेवल इंक्रीज होता है, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. ऑब्वियसली रिकग्नाइज्ड भी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, है ना, और पैकेज भी अच्छा होता है वैसे. ठीक है. और इफ यू हैव डन योर कंट्री एग्जाम लाइक MS, MCPS, DGO, DNBs, वेरियस अदर एग्जाम्स, तो अब वो तो आपकी कंट्री एग्जाम्स है ना, दे आर रिकग्नाइज्ड ओनली इन योर कंट्री. बट इफ और वही सिलेबस है तो उसी सेम सिलेबस को थोड़ी अच्छे अंदाज से उसकी ट्यूनिंग करके
अगर आप एमआरसीओजी में एग्जाम में अपेयर होते हो, क्लियर करते हो, तो आप पहले एक कंट्री में थे, आप एलिजिबल टू डू प्रैक्टिस, और इस एग्जाम के बाद आप 50+ कंट्रीज में एलिजिबल हो, और ऑब्वियसली विद गुड पैकेजेस, विद गुड अपॉर्चुनिटीज, और इवन इफ यू आर वर्किंग इन योर ओन कंट्री, तो आप अपने अदर कोलिग से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, है ना, कॉम्पिटेंट हो, बिकॉज आपको पता है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स क्या है पेशेंट को ट्रीट करने के। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसके लिए कोई खास बहुत पहाड़ नहीं तोड़ना, ठीक है, सेम एफर्ट है, ठीक है। आपने FCPS 1 किया है, आपने JCAT किया है, MD के लिए तैयारी की है, तो मुझे लगता है कि उनका सिलेबस शायद थोड़ा ज्यादा हो, MRCG 1 का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इट्स डूएबल। तो उसी एफर्ट में थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम अगर आप इसको अपनी प्रेपरेशन को मोल्ड कर लें तो यू कैन डू इट दिस, ठीक है। और सबसे हाई टाइम क्या है, जब आप FCPS 1 करते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बेसिक्स थोड़ी फ्रेश होती हैं, आप आराम से उसमें कोई भी बेसिक एग्जाम MRCG 1 है या क्लैब आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और इफ यू आर डूइंग लाइक MCPS, MS और FCPS, तो 90% सिलेबस जो है ना, वो MRCOG का और आपके एग्जाम का वो सेम है। हाँ, थोड़ा सा एग्जाम फॉर्मेट में चेंज है, जो कि आराम से 1 और 2 मंथ्स की एडिशनल तैयारी से वो आप उसको कैचअप कर सकते हो, ठीक है। और अब तो जो आपके MCPS, MS या FCPS के जो क्लिनिकल एग्जाम्स हैं, उनका स्टैंडर्ड भी MRCG 3 के एग्जाम की तरह हो गया है। तो जब आप अपने कंट्री एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसी टाइम लाइन पे अगर आप MRCG की भी तैयारी कर लें, तो इससे आपकी एफर्ट बच जाएगी, और आपका एक्सपोजर अच्छा हो जाएगा, और आप बहुत सारे अदर कंट्रीज में एलिजिबल हो जाओगे, और अपने एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट होंगे, वो भी आपका जल्दी पास होगा, बिकॉज आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। तो एग्जाम फॉर्मेट क्या है, पार्ट 1 ही एक्चुअली पूरा एग्जाम नहीं है इसके बाद पार्ट 2 भी देना है और पार्ट 3 भी देना है। तो पार्ट 1 सिंगल बेस्ट आंसर्स, 200 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 1 में 100, फिर 60 मिनट्स की ब्रेक, और फिर पेपर 2 में 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं। फिर स्लाइटली पार्ट 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड मैथ क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर पार्ट 3 में उन्होंने आपकी थ्री तो चेक कर ली है ना, फिर वो दे विल चेक कि आप क्लिनिकली कितने अच्छे हो, तो कुछ स्ट्रक्चर डिस्कशन के आपके साथ स्टेशंस होती हैं विद एग्जामिनर, और कुछ ड्रिल्स आपने परफॉर्म करनी होती हैं। तो डन, MRCG डन, वन डे यू विल डू इंशाल्लाह। सो लेट्स बी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट MRCG 1, वेरी फोकस्ड होके हम सिर्फ आज MRCG 1 पे बात करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम ऑनलाइन है, आपको अपने घर से बाहर निकल के पेरिसन बुक के जो सेंटर्स हैं, जो हर बिग सिटीज़ में अवेलेबल हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हर जगह, हर बड़े सिटी में ये सेंटर्स हैं, और एक नहीं है, दो नहीं है, बल्कि 10-10 हैं, ठीक है। तो वहाँ जाना है, और फिर वहाँ जाके अब आपने कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम जो है ना वो अटेम्प्ट करना है। पेपर 1 2.5 आवर का होता है, या 150 मिनट का है, फिर ब्रेक है, फिर पेपर 2 है। अच्छी बात यह है कि सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं, कोई ट्रू फॉल्स नहीं है, कोई समरीज नहीं है, शॉर्ट एसेज नहीं है, और ना ही एक्सटेंडेड मैच क्वेश्चन है। तो अपेरेंटली जो पार्ट 1 है, एज कम्पेयर टू 2 and 3, एक इजी एग्जाम है, बेसिक एग्जाम है, बच्चों को पहले ही पता होता है, बिकॉज एवरीवन हैज डन MBBS। तो इस एग्जाम से दे आर मोर फेमिलियर, और पासिंग रेट भी हाईएस्ट है MRCG 1 का वर्सेस 2 and 3। हाँ, हर पेपर में मतलब अ, हर पेपर की इंडिविजुअल वर्थ है। 50% पेपर 1 है, तो 50% ही पेपर 2 है, ठीक है। कोई माइनस स्कोरिंग नहीं होती, आपका ओवरऑल जो स्कोर होता है वो काउंट होता है। दिस इज गुड थिंग अबाउट MRCG 1, इवन पार्ट 2 एज वेल। तो कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं स्लाइटली बताऊंगी, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं तब बताती हूँ जब एग्जाम आपका 2 या 3 दिन बाद होता है, फिर आपका एक बूस्टर सेशन होता है मेरे साथ। फिर पर्टिकुलरली वो टॉक अबाउट के एग्जाम से 2 दिन पहले क्या करना है, एक दिन पहले क्या करना है, एग्जाम वाले दिन क्या करना है, एग्जाम के बाद क्या करना है, ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है, ठीक है। बट एनी वे, जस्ट आई विल गिव यू ब्रीफ आइडिया कि जब भी आपने सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए तैयारी करनी है, तो उसको भी ब्रेक करें 3 पार्ट्स में। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात, बट आई एम ट्राइंग टू टेल माही, सदफ, ताहिर, and Zoom user, and Sanober, and Sana. Are you people with me? समझ आ रही है? Okay, I will wait for the responses in the chat box. मुझे chat box में बहुत सारा बातें करने वाले लोग पसंद है, वरना मुझे लगता है कि हम जस्ट टॉकिंग टू ना कंप्यूटर, वो बड़ा बोरिंग हो जाता है।
थैंक यू स्नोबर, थैंक यू सदर। ओके, तो बच्चों कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले, जब भी, इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर अबाउट MRCG 1 2 के लिए भी मैं अपने कैंडिडेट्स को बोलती हूँ कि हमेशा जो स्टेम है ना उसमें आपने बजवर्ड्स ढूंढने हैं, और डिस्ट्रैक्टर भी होते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो इरेलीवेंट होती हैं, दे आर जस्ट डिस्ट्रैक्टर्स। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप पहले रीड में ये जो बजवर्ड्स हैं उनको पिक कर लें, और जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर दें। बेसिकली बजवर्ड जैसे ही आप पिक कर लोगे, वी विल ट्राई वेरी हार्ड कि हमारे कोर्स के कैंडिडेट्स बजवर्ड पिक करने में तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन ये जो है ना, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस डेली अटेम्प्ट करोगे, आपकी उतनी अच्छी अप्रोच अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अच्छी सी थ्योरी पढ़ ली और एग्जाम वाले दिन आप फर्स्ट टाइम सिंगल बेस्ट आंसर्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। नो नो नो, एग्जाम से पहले आपको हंड्रेड्स ऑफ सिंगल बेस्ट आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपकी अच्छी अप्रोच या एक सिस्टमैटिक अप्रोच डेवलप होती है, ठीक है। ये कैसे डेवलप होती है? ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस आपको पता चल जाता है ये बजवर्ड है, ये डिस्क्रिप्टर है, इग्नोर मारो इसको, ठीक है। और फिर जैसे ही आप स्टेटमेंट पढ़ते हो तो फिर आप विजुलाइज करते हो कि व्हाट शुड बी द आइडियल की, एंड देन यू हैव टू रीड फर्दर 5 ऑप्शंस। फिर उसमें जो आइडियल की आपने विजुलाइज की थी आप पिक कर लें, दैट्स इट। और अगर नहीं मिलती आपकी आइडियल की तो उसके जो 80-70% जो उसके नजदीक हो आप वो पिक कर लें, बाकी को एक्सक्लूड कर दें। तो दिस इज द स्टैंडर्ड वे टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम जो कि सिंगल बेस्ट आंसर्स फॉर्मेट पे होता है, इंक्लूडिंग MRCO जीवन, ठीक है। इन योर एग्जाम आपको एक वाइट बोर्ड मिलता है, एक इरेजेबल मार्कर मिलता है, उस पे आप बायोस्टैट के मैथ्स फार्मूलेज छोटे छोटे सिंपल सिंपल होते हैं, डुएबल होते हैं, विदाउट कैलकुलेटर आप कर सकते हो। और उन क्वेश्चंस के लिए भी आप इंटेलिजेंटली ये वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें एक्सेप्ट या इनकरेक्ट की ऑप्शन होती है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम करेक्ट चूज कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट या इनकरेक्ट लाइक जो बजवर्ड्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। सो सारे ही करेक्ट है तो फिर क्या करना है? फिर उनमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है जिससे मैनेजमेंट चेंज हो सकती है वो चूज करेंगे। और सारे ही इनकरेक्ट हैं तो फिर क्या करना है? और यू आर सपोज टू पिक द बेस्ट वन, करेक्ट वन अमंग ऑल इनकरेक्ट, तो फिर वो चूज करना है जो लेस इनकरेक्ट होगा, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज होती है, बट वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट सच सिचुएशंस व्हेन योर एग्जाम विल बी नियर, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, ओके। कोई बार जिन क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम ज्यादा चाहिए उनको एंड पे करते हैं, जैसे मैथ्स लाइक बायोस्टैट के फार्मूलेज हैं, या कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बिशप स्कोरिंग करनी है बैठ के, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स की स्क्रीनिंग करनी है कि कीमो देनी है कि नहीं देनी, या एपगार स्कोर निकालना है, तो इस किस्म की क्वेश्चन स्लाइटली टाइम टेकिंग होते हैं, तो आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स के इनको एंड पे करें, ठीक है। और फिर भी कुछ भी नहीं आता तो बस ए और ई के अलावा फिर तुक्का मारे अक्कड़ बक्कड़ करें, उसमें ए और ई कभी भी चॉइस नहीं होती है, बट एनीवे आप लोगों की इंशाल्लाह से तैयारी नहीं होगी कि तुक्के की नौबत आए। एनीवे, सो पोस्ट एग्जाम फीलिंग्स क्या होती हैं? अभी तो मेरे पास अभी तो 2 दिन पहले ही जनवरी 2024 का एग्जाम था, तो उस एग्जाम के मेरे पास रिजल्ट्स तो नहीं है ऑब्वियसली, वो तो अब आएंगे फैब में इंशाल्लाह। तो एक्चुअली जब आप ऐसे तैयारी करते हो सिंगल बेस्ट आंसर्स एग्जाम की, द वे आई एम टेलिंग यू, तो फिर आफ्टर एग्जाम क्या फीलिंग्स होती हैं? तो फिर ऐसी फीलिंग्स होती हैं। Just a minute. इंशाल्लाह आपकी भी आज ऐसी होंगी। इन्होंने पहला पेपर दे दिया था, लाइक एग्जाम शुरू हुआ था 9 o'clock, तो विद इन 2 2 आवर इन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना एग्जाम। और फिर उसके बाद जो ब्रेक टाइम थी उसमें लोग मैसेज कर रहे थे कि कंप्लीट एग्जाम, थैंक मैडम, फीलिंग गुड, ओनली पॉसिबल विद योर सपोर्ट। अभी रिजल्ट नहीं आया बच्चों, बट इंशाल्लाह आई एम होपफुल के जुलाई बैच, जनवरी बैच का रिजल्ट जुलाई नेक्स्ट ईयर 23 के जो भी 2 पार्ट्स में एग्जाम थे जनवरी जुलाई में वैसे ही आएगा, एंड इट वाज 100%। Okay. And then there's, तुक्का नहीं मार रही, you can, see their testimonials as well, their exam results as well, their voice notes as well. So
If you are following single best answers the way I am telling you, nobody can stop you to pass this exam. Okay. So 2023 के जो रिजल्ट्स है आई विल शो देम लेटर, वरना जो फिर काम की बातें हैं वो निकल आएंगी। एक छोटी सी वीडियो में कंपाइल किया है हमने लास्ट 23 के जनवरी और जुलाई के सब रिजल्ट्स को, जो कोर्स के फिगर्स थे, बट एनीवे, तो वेयर वी वर अबाउट एट एग्जाम फॉर्मेट हियर, राइट, वी वर हियर कि आपने सिंगल बेस्ट आंसर्स के एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है। सो लेट्स स्टार्ट। चलें, तो ये हो गया अबाउट द एग्जाम इंट्रोडक्शन के, एग्जाम का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चंस का स्टाइल क्या है, और कुछ मैंने टिप्स दी हैं। ये थोड़ी सी टिप्स हैं, बहुत ज्यादा टिप्स ड्यूरिंग कोर्स आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। ओके, सो हाउ टू अप्लाई फॉर एलिजिबिलिटी, इस पे एक छोटी सी वीडियो भी है, ठीक है, अलग से, क्योंकि ना आप लोग ज्यादा टेक्निकल नहीं होते, आपको कंप्यूटर ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चे तो इतने इनोसेंट होते हैं उनको ईमेल नहीं लिखना आती, तो उसके लिए ये वीडियो शायद हेल्पफुल हो कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताया गया है कि ईमेल कैसे लिखनी है। बट एनीवे, इसके लिए आप को जो है ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो जरूर याद रखनी है, इन डेट्स को मिस नहीं करना, ठीक है। आपकी जो डेडलाइन है जुलाई 2024 के लिए, वो 15 मार्च है। इससे पहले पहले ट्राई करें कि अपने जो एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईमेल कर दें कॉलेज को, ठीक है। और उसके बाद या इसके साथ भी, दोनों काम साथ भी हो सकते हैं, 29 मार्च से पहले पहले अपने अकाउंट से लॉगिन होकर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दें। अकाउंट कैसे बनाना है मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। और फिर आपकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बुकिंग आपकी स्टार्ट होगी 23 अप्रैल से, मतलब ये वो डेट है जब आपने कॉलेज को पैसे जमा कराने हैं। और 30 मई तक आप इसको जमा करा सकते हैं, ठीक है। फिर आपने एग्जाम देना है जुलाई में, और उसके बाद इंशाल्लाह 31 जुलाई को आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो है दिस वन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, और हैं तो सारी डेट्स ही इम्पोर्टेंट, और लेकिन इसमें से भी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो ये है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टाइम पे नहीं भेजोगे तो फिर जुलाई के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो यू मस्ट हैव सेंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बिफोर 29 मार्च। मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि हर दफ़ा एक दो बच्चे ऐसे होते हैं उनको ये डेडलाइन नहीं पता होती, और फिर उसके बाद वो ट्राई करते हैं और वो एलिजिबल नहीं होते जुलाई के लिए। ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ इवेंट्स प्लान किए हुए होते हैं, बहुत सारी शादियां पोस्टपोन हो चुकी होती हैं आपकी फैमिली की, आपके एग्जाम की वजह से। जो लोग लाइक ट्रेनिंग में हैं उन्होंने अपनी रोटेशन प्लान करनी होती है, इवन कुछ लोगों ने तो प्रेगनेंसी भी प्लान करनी होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है ना कि आपने इतनी सारी चीजें प्लान की हैं और फिर आप सोए रह जाओ और आपको पता ना चले, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये डेट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज 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 बी केयरफुल। ओके, अकाउंट कैसे बनाना, कहानी शुरू होगी आपकी इस एग्जाम के लिए आपके अकाउंट बनाने से। जब तक आपका अकाउंट नहीं बनेगा तो आप एलिजिबिलिटी के लिए नहीं अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते, या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं भेज सकते। तो अकाउंट से कहानी शुरू होगी, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट बनाना, इट्स वेरी इजी, ठीक है, आई विल टेल यू लेटर ऑन। उसके बाद फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजनी एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। विद इन 6 वीक्स यूजली दे रिस्पॉन्ड, लेकिन समटाइम ये भी होता है कि वो 2-3 महीने तक भी नहीं देते रिस्पॉन्ड, ये भी होता है। तो एक रिमाइंडर ईमेल उनको भेजनी होती है एक दफ़ा, मतलब जैसे ही 6 वीक्स खत्म हो फिर आप उनको एक रिमाइंडर मेल भेज दें, तो यूजली विद इन 6-8 वीक्स रिस्पॉन्स आ जाता है। यूजुअली ऑब्जेक्शन नहीं होती अगर उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से स्कैन करके अटैच कर दें ईमेल के साथ, और जो कि आपकी बेसिकली एमबीबीएस की डिग्री है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वही होता है। तो अगर वो सही से भेज दें तो फिर कोई मसला नहीं होता। और फिर कुछ लोगों को बनाना नहीं आता, अटैच करना नहीं आता, पीडीएफ बनाना नहीं आता, तो उसके लिए मैंने बोला था ना ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, इसलिए एक अलग से मैंने छोटी सी वीडियो बनी हुई है, मैं लिंक भेज दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो यू कैन इजीली सेंड एलिजिबिलिटी बाय वाचिंग दैट वीडियो, लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, वो जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, पहले नंबर पे अकाउंट, दूसरे नंबर पे एलिजिबिलिटी भेज दी,
भेजने के बाद आप वेट ना भी करें और साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज दें, मतलब जरूरी नहीं है कि अप्रूवल आएगा तो फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजें, यू कैन डू दीज टू थिंग्स टुगेदर एज वेल, बट बिफोर द डेडलाइन प्लीज। ठीक है। और जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, दैट इज योर कॉलेज नंबर। ये आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या और एलिजिबिलिटी के साथ लिखना होता है, यही है वो नंबर, और कोई खास नंबर नहीं है। अक्सर बच्चे पूछते हैं कौन सा नंबर है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? अकाउंट, एलिजिबिलिटी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली रॉयल कॉलेज ऑफ ओब्स एंड गायनाकोलॉजी की वेबसाइट है, इस पे आपने लॉग इन होना है। ये साइन इन करेंगे इधर जाके, तो वो आपसे ईमेल आपका पूछेंगे, आपने ईमेल डालना है, पासवर्ड पूछेंगे, आप पासवर्ड डाल देंगे, फिर आप अपना पासवर्ड बना लेंगे, फिर आपका अकाउंट बन जाएगा, दैट्स इट। नंबर मिल जाएगा आपको। ओके। प्रॉब्लम ये है कि अकाउंट ही बनाना नहीं आता, वो मैं बता चुकी हूँ अभी, कि जो मैंने आपको हाईलाइट किया है टॉप स्क्रीन ऑफ रजिस्ट्रेशन लिंक है, वहां से ओपन होगा, अकाउंट बन जाएगा। रीसीट कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सर्टन रीजंस एग्जाम में पास नहीं हो पाए, तो उनको कहते हैं रीसीट कैंडिडेट्स। उनको नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, अकाउंट जिंदगी में एक ही दफा बनेगा, इसी अकाउंट पे पार्ट 1 देना है, इसी पे 2 देना है, इसी पे 3 देना है। ठीक है। डोंट चेंज यूर ईमेल, और अगर ईमेल आप चेंज करेंगे तो फिर आप यू विल बी इन अ ग्रेट मैस। अपनी ऑफिशियल एक ईमेल बनाएं, उसको याद रखें, उसका पासवर्ड याद रखें, उसको अपने मोबाइल में लाइक बना लो कोई फोल्डर सारे पासवर्ड्स का, उसमें डाल दो। या मैं क्या करती थी, मैंने पासवर्ड का कॉन्टेक्ट नंबर बनाया हुआ था, माई पासवर्ड, और नीचे लिखा हुआ था, तो जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट में जाती थी वो मुझे मिल जाता। तब तो खैर मुझे रट गया है, तो बड़े मसले होते हैं क्योंकि द मोमेंट यू विल डू पार्ट 1 और पार्ट 2, यूजली लोग थोड़ा अगर एलिजिबल नहीं है, अभी ट्रेनिंग का स्टार्ट है, तो दे लव टू डू 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर ट्रेनिंग फॉर दिस। हाल तो जरूरी नहीं है पार्ट 2 इमीडिएटली आफ्टर पासिंग पार्ट 1 दिया जा सकता है, बट पार्ट 2 के लिए अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो टू हैंडल क्लिनिकल एग्जाम सिनेरियोस। बट एनीवे, जब 1 या 2 साल के बाद आप पार्ट 2 के लिए अप्लाई करते हो तो आप भूल चुके होते हो अपना ईमेल और पासवर्ड, फिर बड़ा मसला होता है। तो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि इसको कहीं ऐसी जगह पे महफूज करके सेव रख लें कि ये मेरी ईमेल है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कि ये भूले ना। ठीक है, फिर बुकिंग के दौरान भी बड़ा मसला होता है। ओके, तो हाउ टू सेंड एलिजिबिलिटी फॉर्म वो मैं बता चुकी हूँ कि स्टेप बाय स्टेप वो आपने देख लेनी है वीडियो, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे ईमेल बनानी है, क्या लिखना है। एनीवे, अपना ईमेल जो आपने जिससे अकाउंट बनाया था उसी से ही आपने ये ईमेल जनरेट करनी है, जो आपका जीमेल है, और जीमेल पे बना लें ज़्यादा अच्छा है, याहू बड़ा ओल्ड हो गया। फिर आप जाएंगे कंपोज न्यू ईमेल में, वहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे पार्ट 1 एलिजिबिलिटी असेसमेंट एप्लीकेशन, वहाँ अपना कॉलेज नंबर लिखेंगे, वहाँ अपनी फोटो कापी जो आपकी मेडिकल डिग्री की है प्राइमरी, या कोई सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल डिग्री है वो अटैच कर देंगे, क्लियरली मेंशन हो आपके कॉलेज का नाम उस पे के, और सिग्नेचर्स हो, ऑब्वियसली हर डिग्री पे सिग्नेचर्स होते हैं, विद सिग्नेचर आपने इसको सेंड कर देना, दैट्स इट। और फिर वीडियो देख लेना। तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रही इस पे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि हाउ टू सबमिट योर एप्लीकेशन। फिर आप जिस कंट्री से, आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री कौन से बैंड में है। जैसे इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान तो ये बैंड बी में है, इफ यू आर फ्रॉम इंडिया ये बैंड बी में है। ठीक है, तो इसमें कितनी आपकी फीस आती है, 528 पॉन्ड्स, तो ये आपके पास होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट अपेयर इन एग्जाम। ठीक है, तो एग्जाम थोड़ा सा कॉस्टली है, अगर इसको डिकोड करते हैं इन पाकिस्तानी करेंसी तो अप्रोक्सीमेटली आज के करंट रेट के मुताबिक यू विल बी नियर अबाउट ये 2 लाख तक होगा। ठीक है, और इसमें फिर आप कोर्सेज की फीस भी ऐड करें। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मैं अब लोगों को क्योंकि ये एक ओपन डिस्कशन है, दिस दिस सेशन recording will be available on YouTube as well. Majority maybe would not like to join the course. मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये जो कॉस्ट है इसमें कोर्सेज नहीं है, इसमें इवन कॉलेज भी अपने कोर्सेज कराता है, वो फिर आपको सेपरेटली करने हैं। ठीक है, दिस इज ओनली एग्जाम फी, दिस इज ओनली एग्जाम फी। और फिर अगर आप अपने कंट्री से थोड़े से मसले होते हैं, इफ यू हैव नॉट इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, तो फिर आपको किसी थर्ड पार्टी की हेल्प लेनी होती है। और फिर जो डॉलर टू यूर कंट्री कन्वर्जन रेट है वो भी इसमें ऐड करना होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10-15 इन पाकिस्तानी रुपीज ज्यादा बन जाता है। तो इस अमाउंट में आप 10-15 थाउजेंड एडिशनल भी ऐड करें, कन्वर्जन रेट और टैक्सेस पे। ठीक है,
तो मैं बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ। तो ये फिर आप आप कॉलेज को ये पे करोगे तो फिर कॉलेज आपको एलिजिबल करेगा कि आप एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, ओके। हाँ, अगर आप खुद से करें, आपके पास अपना एटीएम है, अपना क्रेडिट कार्ड है, तो फिर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लगाई हुई होती हैं, तो सेम वो रिस्ट्रिक्शंस आपकी वजह से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते। तो जब आप बुकिंग स्टार्ट हो तो फिर आपने अपने बैंक को आप रिक्वेस्ट करेंगे इतने आवर के लिए या इन डेट्स के लिए आपको अलाउ कर दें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। तो ये छोटी सी मैं टिप दे रही हूँ, वरना अक्सर बच्चे खुद ट्राई करते हैं और उनका बैंक बैंक से वो खुद ही ब्लॉक करके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बैठे होते हैं, तो फिर उनको समझ नहीं आती कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, या यू हैव टू कॉल योर बैंक, और वो आपने बुकिंग से पहले करनी होती है। ठीक है, एनीवे जब बुकिंग ओपन होगी थोड़े और चीजें होंगी कॉम्प्लिकेटेड, तो नो वरीज। Again, I will conduct a session. I will tell you from A to Z how to book your exam by yourself. And if you can't book it by yourself, then I will share uh, trustworthy person numbers who can help you in this booking process. क्योंकि आपको इतनी ह्यूज अमाउंट एकदम से किसी थर्ड पार्टी को देना बड़ा मुश्किल होता है, लोग फ्रॉड भी कर लेते हैं, भाग जाते हैं लेके। तो यहाँ भी हेल्प अवेलेबल है, बट गिव अप नहीं करना। ये अगर एग्जाम देना है आपने तो बहुत हेल्प अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट मी नो इसमें से आपके जो आंसर्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। यू नो कि बेनिफिट्स क्या है एमआरसीओजी डिग्री के, प्रेस्टिजियस है, इंटरनेशनल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, मोर यू फील कॉन्फिडेंट, एक्सपर्टीज अच्छी हो जाती है, सैलरी अच्छी हो जाती है, अपेयर कब होना है, इमीडिएटली किसी भी बेसिक एग्जाम के साथ ही, जैसे आपने पार्ट 1 दिया है या कोई भी एमडी जेकेट या इवन एमबीबीएस भी किया है ना, और एक रीजनेबल सी हाउस आप की हुई है, तो तब भी ये बड़ा अच्छा टाइम है, बिकॉज योर बेसिक नॉलेज इज रिफ्रेश येट। बस दूसरे नंबर पे आपने अकाउंट बनाना है, तीसरे नंबर पे आपने सेंड करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी के लिए। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको बार बार हर अटेम्प्ट के लिए दोबारा नहीं भेजने। लेट्स सपोज जुलाई 2024 के लिए आपने भेजी और आपने एग्जाम नहीं दिया, तो 25 में भी यही यही अप्लीकेबल है। वंस यू आर एलिजिबल फॉर एवर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हर अटेम्प्ट के लिए अलग से भेजना पड़ेगा। लाइक जुलाई के लिए अलग से भेजना पड़ेगा, जुलाई में अपेयर नहीं हो पाए, अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर जनवरी 2025 के लिए अलग से भेजना पड़ेगा। तो ओनली एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने अलग से भेजने हैं, एलिजिबिलिटी वंस अ टाइम है, फॉर एवर, अकाउंट भी फॉर एवर। ठीक है, प्रेपरेशन भी फॉर एवर ही होती है, एक दफा कोर्स ले लिया दैट इज सफिशिएंट, अपने नोट्स बनाए रख लें, पेपर देना है नहीं देना बाद में थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर ले। बेसिक में ये अच्छी बात है कि चीजें चेंज नहीं होती। लाइक पार्ट 2 के लिए आपको हर दफा रिसेंट गाइडलाइंस पढ़नी होती हैं, है ना, चेंज होती रहती हैं। लेकिन पार्ट 1 में क्या कोई चेंज हो जाना है, फार्मा ने एनाटमी ने, वो ना आपके एमबीबीएस के टाइम में जो थी वैसे ही है, वही फेमोरल नर्व है अभी तक, वही शैटिक नर्व है, वही एम्ब्रियो है, वही फिजियो है। हाँ, जो चीजें थोड़ी बहुत चेंज होती हैं वो क्लिनिकल मैनेजमेंट की होती हैं, और क्लिनिकल मैनेजमेंट में कोई कितना ही क्वेश्चन आ जाते हैं, हार्डली 5-6। और डेटा इंटरप्रिटेशन भी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, उससे कितने आ जाते हैं, उससे आ जाते हैं 10-15। और माइक्रोबायोलॉजी से भी कुछ चीजें चेंज होती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो 20 क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको एडिशनल एफर्ट करनी पड़ती है। यू मस्ट बी यू नो के व्हाट इज रिसेंट थिंग्स, और वो कोई भी अच्छा स्टडी ग्रुप, कोई भी अच्छा आपका सिंसियर स्टडी पार्टनर, कोई भी अच्छा कोर्स बाउंड टू टेल यू दीज 20% स्कोर गेनिंग क्वेश्चंस कि इसमें क्या चेंज आया। ठीक है, जैसे जीबीएस है लेट्स सपोज, जीबीएस की पहले पिछली गाइडलाइन में दे वर गिविंग penicillin and they were giving vancomycin after penicillin and clindamycin, बट अब जब चेंज हुई है ये गाइडलाइन तो उन्होंने क्लिंडा को आउट कर दिया है, या तो आप पेनिसिलिन दें या सेफ्ट्रिक्सोन दें और फिर एक्सट्रीम में वैंको दें। तो ये छोटी छोटी जो अपडेट्स हैं, अगर इस पे से 1-2 क्वेश्चन आ जाएं तो फिर इसमें मसला हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस माइक्रोबायोलॉजी में और क्लिनिकल मैनेजमेंट में आते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको अपडेटेड तैयारी करनी है, बाकी चीजें बेसिक की बिल्कुल सेम, 100% सेम है। ठीक है, अच्छा अब बुकिंग का मैंने बता दिया। 586 पॉइंट्स, और इसमें आपकी कोर्सेज की फीस नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उसमें, और कन्वर्जन रेट की फीस नहीं है,
तो अप्रोक्सीमेटली मेरी तरफ से यू मस्ट हैव 2 to 3 lakh in your account in Pakistani rupees for this exam. अगर आप एग्जाम किसी और कंट्री में बुक हो, किसी और सिटी में बुक हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप बड़े कीन, आप क्विक नहीं हो, आपने जैसे ही बुकिंग ओपन हुई बुकिंग नहीं कराई, थोड़े से लेट हो गए, एंड लेट्स सपोज इफ यू आर अपेयरिंग फ्रॉम लाहौर, तो लाहौर की सीट तो फौरन बुक हो गई, फिर आपको जाना पड़ेगा पिंडी, मुल्तान, फिर ट्रैवलिंग कॉस्ट। तो ये कॉस्ट मैं फिर बड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी तक क्लियर हो? एनी क्वेश्चन इन पार्ट 1? टेल मी। माही, सदाव, सना? Clear, clear. Thank you. Okay. So it's safe. We can move forward now. So. Now, part B. अब जब आपने माइंड बना लिया है कि आपने ये पेपर देना है, तो बस फिर देना है। ठीक है, फिर सर धर की बाजी लगाओ और इसको पास करो। ठीक है, एक्चुअली डिसाइड कर लेना बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। जब आप हाफ वे होते हो, देंगे नहीं देंगे, फिर आप फिर एग्जाम से हफ्ता पहले भी हाफ वे होते हो, रिफंड कराना है नहीं कराना रिफंड, ऐसा मत करें। इफ यू हैव डिसाइडेड तो बस देन वर्क फॉर इट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आपने जुलाई वाली अटेम्प्ट देनी है, आप अपने लाइफ इवेंट्स को प्लीज देख लें। घर में कोई मसला है, जिंदगी में कोई मसला है, ट्रेनिंग में कोई मसला है, तो ये सारे मसले मसाइल देख के प्लान करें व्हेन यू हैव टू अपेयर। क्योंकि इस एग्जाम के लिए शायद प्रेपरेशन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी आपको पीस की जरूरत है। ओके, चलो पार्ट बी, हाउ टू स्टार्ट प्रेपरेशन। रेडी? स्टार्ट इट। तो बुक्स एंड सिलेबस, यहाँ से बच्चे भाग जाते हैं। आपने कहा थोड़ा बहुत मोरल होता भी है कि भाई हम करेंगे ये एग्जाम, यहाँ से भाग जाते हैं द मोमेंट दे विल रीड दीज 2 बुक्स। एक्चुअली दे आर वेरी ड्राई एंड थोड़ी सी स्केरी हैं। और यही एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं। ये है ऑक्सफोर्ड रिवीजन नोट्स और ये है ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड। ठीक है, इसमें डिटेल थोड़ी सी अच्छी है, ज्यादा है, और इसमें डिटेल थोड़ी कम है, लेकिन स्लाइटली इजी टू रीड है, बुलेट्स में लिखा हुआ होता है, लेकिन फिर भी फॉन्ट छोटा है, कलरफुल इतनी नहीं है। मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रही हूँ। व्हेन आई वाज डूइंग MRCG 1, मैंने तो यही 2 पढ़ी थी, बट देन आई डिसाइडेड कि इतनी तकलीफ मैं किसी और को नहीं दूंगी, आने वाली जनरेशन को। मतलब आप दुनिया में आते ही क्यों हो ना, कि आप एक बेहतर जिंदगी अपने आने वालों के लिए छोड़ के जाओ। यही होता है ना, और दुनिया में कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ना। तो देन आई डिसाइडेड, जो जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ ये बुक्स पढ़ के कोई और मत गुजरे। एंड आई टुक इट हैज टेकन 1 or 2 years मेरे लग गए इन्हीं बुक्स को इजी टू रीड बनाने में, इजी टू डाइजेस्ट बनाने में, और इजी टू रिप्रोड्यूस या रिकॉल करने में। ठीक है, आई विल टेल यू हाउ आई हैव डिकोडेड दीज बुक्स, बट एक्चुअली फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपके पास ये 2 ही ऑप्शन हैं फॉर योर टेक्स्ट बुक। ये आपकी 3 टेक्स्ट बुक्स हैं MRCG 1 के लिए। एग्जाम 100% इनमें से आता है, एक्सेप्ट दोज 20% पार्ट ऑफ योर क्वेश्चंस जो मैंने बोला क्लिनिकल मैनेजमेंट के हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन की हैं, वो आपने रीसेंट गाइडलाइन से करने हैं और वो खुद ही करने हैं। उसके लिए कोई सिलेबस, कोई एग्जैक्ट एक बुक नहीं है। ठीक है, तो इफ यू आर इन कोर्स, जो लोग आपके साथ सिंसियर है, आपको स्टडी पार्टनर है सिंसियर है, तो फिर ये दैट इज यूर प्लस पॉइंट कि ये 20% जो आपके एग्जाम का है दे विल कवर इट फॉर यू। ठीक है, anyone from my course who has attended my clinical management and data interpretation session? Anyone? Hmm? चलो, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ ओपनली। यू आर फ्री टू टेल, कोई नेगेटिव मार्क्स भी देने तो दे देना। आई एम गोइंग टू अनम्यूट एवरीवन। यस, सो एनीवन जिन्होंने कोई एक आधा सेशन मेरा क्लिनिकल मैनेजमेंट का सुना हो? यस मैम। यूजर नाम बताएं अपना। मैं सिर्फ आपसे पूछूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एज वेल।
You can. Hello, user. अस्सलाम वालेकुम मैडम। What's your name? मैम बुशरा सबुक्तगीन। बुशरा। इतना प्यारा नेम है और जूम यूजर लिखा लिखा हुआ है इधर जूम। मैम एक्चुअली जल्दी में ज्वाइन किया ना, साइन इन किए बगैर ज्वाइन हो गया। Okay. तो बुशरा, have you attended my session on clinical management and data interpretation? यस मैम, मैंने गायनी और ऑप्स दोनों वाला सुना है आपका, और वो बहुत अच्छा कंपाइल्ड था। ऑल्दो मैंने एक कंप्लीट स्टडी तो नहीं किया हुआ इन दोनों बुक से, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। बट वो जो आपने क्रैश कोर्स के लिए कंपाइल किया हुआ था ना चीज़ें, वो बहुत बहुत अच्छी और बहुत यूजफुल, और जितनी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है ना वो बहुत इनफ थी। और मैं तो इससे पहले मैम एफसीपीएस में भी आपकी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और अच्छा। मैंने एफसीपीएस भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था आपकी कोर्स से। अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया है, तो लेक्चर बहुत हेल्पफुल था। चलो जज़ाकल्लाह। तो मुझे वैसे याद नहीं आ रहा बुशरा, एक्चुअली काफी बुशराएं हैं अभी भी करंट कोर्स में। लेकिन थैंक यू फॉर योर गुड रिमार्क्स और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एफसीपीएस पार्ट वन फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, बड़ा मुश्किल एग्जाम था, तो जब वो कर लिया तो ये तो कोई भी मसला नहीं है। गुड लक फॉर दिस एग्जाम एज वेल। सो चले, तो वी वर हेयर के MRCG 1 की जो टेक्स्ट बुक्स है ना, थोड़ी सी ड्राई है, डिफिकल्ट टू रीड है। इसके लिए आई हैव रिटन मॉड्यूल वाइज, आर यू कैन से सब्जेक्ट वाइज ई बुक्स, एंड दे आर आल्सो अवेलेबल इन हार्ड कॉपी एज वेल। ठीक है, और 100% आपका एग्जाम कवर होता है इन इन्हीं इन्हीं 14 ई नोट्स ई बुक से, और इनकी इफ यू हैव हार्ड कॉपी उससे। तो और इसमें आपकी अपडेटेड चीजें भी होती हैं, मतलब अगर कोई चीज अपडेट हुई है, बिकॉज आई एम टीचिंग MRCG 2 एज वेल, एंड FCPS एंड MS एंड MCPS एंड अदर कोर्सेज एज वेल, तो बड़ा मुझे अच्छा आइडिया होता है कि क्या चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं, तो फिर आपको खबारी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब इन अ सिंगल कोर्स यू विल हैव एवरीथिंग, यू जस्ट हैव टू बी द वे वी आर टेलिंग यू, आपने उसको बस फॉलो करना है, डेली एक्टिविटीज करनी है, एंड इट्स दिस एग्जाम इज डूएबल। अभी अभी जनवरी वाले जो आपने फीडबैक्स देखे हैं, अभी तो उनका रिजल्ट नहीं आया, बट दे वर वेरी कॉन्फिडेंट इन एग्जाम, एंड सिमिलरली देन यू विल बी। अभी आपने 2-3 लाख भरने हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपने फेल होने के लिए तो नहीं भरने ना, फिर देर शुड बी 100% गारंटी कि यू आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम। तो हाउ यू विल अचीव दिस सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज इफ यू हैव अ गुड स्टडी पार्टनर, और इन द नेम ऑफ स्टडी पार्टनर, इफ यू आर विद अस इन आवर कोर्स, तो इससे अच्छी क्या बात है। अभी अपनी फीडबैक भी सुननी है, a lot of feedbacks, वो फिर आप बाद में देख लीजिएगा। Anyway, if you are preparing yourself, then again I'm not forcing everyone कि if you will not join med home तो आप पास नहीं होंगे एग्जाम, किसी भी कोर्स के बगैर भी पास हो सकता है, बेसिक से तो एग्जाम है। हाँ, पहले नहीं पास किए भी हो जाएगा पास। ठीक है, तो कैसे पास करना है, पढ़ने तो फिर आपने एसेंशियल रिवीजन गाइड ही है, ऑक्सफोर्ड एसेंशियल गाइड ही है। मैं मुझे रिवीजन पसंद नहीं है, वो बहुत छोटी है, कंसाइज है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आई विल सजेस्ट यू कि पढ़ना है तो फिर अच्छा पढ़ो, ऑक्सफोर्ड एसेंशियल पढ़ो, रिवीजन नोट्स ना पढ़ो। ठीक है, कुछ टेबल्स हैं जो एक्चुअली रिवीजन नोट्स में अच्छे हैं और गाइड में अच्छे नहीं है, तो आप वहां से कर लो। और मैंने भी कोई नई चीजें अपनी अपनी बुक्स में नहीं लिखी, मैंने भी बेसिकली जो कंटेंट उठाया है वो रिवीजन नोट्स और एसेंशियल गाइड से ही उठाया है, उसको इजी टू रीड बना दिया है, इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट करके, अंडर उनके नीचे अंडरलाइन लगा के, सार लगा के, बता के कि ये रिकॉल है, टेबल्स बना के, निमोनिक्स ऐड करके, पिक्चर्स ऐड करके, और साथ में रिसेंट जो चेंजिंग्स आई हैं कहीं भी वो ऐड करके। ठीक है, तो दिस इज नॉट मेरा क्रेडिट बस इतना ही है कि मैंने इजी टू रीड बनाया, बट ऑल क्रेडिट गोज टू रिवीजन नोट्स एंड गाइड। ओके, सो अगर आप खुद से पढ़ते हैं तो फिर किसी भी टॉपिक को आपने जो है 2 दफा जरूर पढ़ना है, तभी आपका जो है माइंड ओपन होता है, फिर नेसेसरी डिटेल्स अब अपने अपने रिवीजन नोट्स में या अपनी लास्ट मिनट कॉपी में आप ऐड करते जाएं, दैट्स इट, और एंड पे वो रिवाइज कर लें। ओके, सो one picture which actually says 100% about any good course, including Madhom, is this picture. This is actually they both are successful. ये इसने भी पानी पी ही लिया था ना एंड पे, बट इसने थोड़ा जल्दी पी लिया, शायद इसको लग गए होंगे, लेट्स सपोज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम 6 महीने लग गए, ये जो साहब है इनको 2-3 महीने लगेंगे, बिकॉज ऑफ डूइंग स्मार्ट वर्क। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी ना आपने डंकी वर्क नहीं करना। ठीक है।
ठीक है। तो लाइक देर आर 20+ थिंग्स फॉर अ सिंगल वेस्कुलर ब्रांच, वेस्कुलर मेन आर्टरी, उसकी ब्रांचेस हैं 20। तो वो 20 ऐसे याद करते रहोगे, ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा ना। तो जैसे ये इंटरनल आइले की है आर्टरीज, तो अगर आप किसी निमोनिक के थ्रू कर लेंगे तो इजी हो जाएगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा, है ना। तो आपका माइंड का जो जो ग्रे मैटर है वो भी सेव हो गया और आप उसको रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। हाँ, तो स्मार्ट वर्क यही है कि कुछ चीज़ों में आप पिक्चर मेमोरी अच्छी करें अपनी। कुछ पिक्चर ही बता देती हैं कहाँ जाना है, ये पोस्टीरियर है या इंटीरियर है, बहुत सारी चीज़ें। लाइक यूरेटर का पाथवे है, अगर आप उसको याद करोगे कि ये यहाँ से निकला किडनी से, तो आग पे, फिर नीचे से ओवेरियन आर्टरी, फिर बाइफर्केशन, फिर इधर राइट, फिर इधर लेफ्ट, फिर ब्रॉड लिगामेंट, फिर फाइनली इधर यूरेटर के नीचे और ऊपर और फिर इधर, तो वो याद करना मुश्किल है। what you have to do, you have to read the codes of the curator। आपने वो पिक्चर देखनी है कि एक्चुअली ये निकला कहाँ से, ऊपर गया नीचे क्या है। अगर आप उसकी पिक्चर को फॉलो कर लेंगे तो दैट्स इज है ना। तो स्पेसिफिकली मेरी ये एडवाइस है एनाटॉमी और एम्ब्रियो के लिए कि आपकी पिक्चर मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम में एग्जैक्टली वही पिक्चर याद आ रही होती है कि ये तो इसके नीचे था, ये तो इसके राइट था, ये तो इसके लेफ्ट था। वर्ड्स नहीं याद आते। अगर आप इस तरह से वर्ड्स याद करते हो तो फिर आप जुल्म कर रहे हो अपने दिमाग पे, अननेसेसरी का बर्डन है ये। ठीक है, तो ये स्मार्ट वर्क करेंगे आप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं ये कहती हूँ 3 months आर सफिशिएंट टू कंप्लीट योर इंटायर थ्योरी विद रिवीजन। ठीक है, तो अबाउट दिस कोर्स, एक तो ये एक तस्वीर थी, दूसरी ये है कि दिस इज द ओनली कोर्स विच इज पॉकेट फ्रेंडली। ऑब्वियसली एवरीवन विल टेक यू इन डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स, एंड डॉलर गोइंग टू बी हाई एच एंड एवरी डे। तो ये आपके कंट्री में, ठीक है, तो पॉकेट फ्रेंडली है, बेस्ट तो है ही, बेस्ट तो है ही, बट पॉकेट फ्रेंडली भी है। ठीक है, फिर एग्जाम फोकस्ड है, सबसे अच्छी बात है। और फिर लास्ट मिनट पे, आई डोंट नो व्हाई मैनी कोर्सेज लास्ट मिनट पे एक एडिशनल कोर्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बट इफ यू हैव ज्वाइन थ्योरी कोर्स ऑफ MRCOG 1 और क्रैश कोर्स, थ्योरी कोर्स में rather थ्योरी कोर्स में वी कंप्लीट योर इंटायर थ्योरी विद योर प्रैक्टिस बुक्स, और इन क्रैश कोर्स वी डू ओनली पास्ट पेपर्स। ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स से हैं, थ्योरी से या क्रैश कोर्स से, बट लास्ट मिनट सपोर्ट आप दोनों के लिए मैंडेटरी होती है। यू डोंट हैव टू सब्सक्राइब इट एडिशनली। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि व्हेन यू विल डू MRCOG 1, तो MRCOG 2 में जो आपके बेनिफिट्स हैं वो उन लोगों से बहुत ज्यादा हैं जो कि MRCOG 2 में हमें एज ए न्यू कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं। यूजली हर कोर्स के बाद, MRCOG 2 या 1 के बाद भी जो अटेम्प्ट, जो आपकी एक्सिट होती है वो सिंगल अटेम्प्ट के लिए होती है। लेकिन MRCOG 2 थोड़ा सा सिलेबस इसका लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है, तो कैंडिडेट्स को यूजुअली थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। तो हम उनको फिर उनको एक्सटेंडेड एक्सेस की ऑप्शन दे देते हैं, बट उन कैंडिडेट्स को जो MRCOG 1 से हमारे साथ होते हैं। तो सी डू यू हैव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इफ यू आर विद मेड होम, पॉकेट फ्रेंडली, 100% गारंटी यू आर गोइंग टू पास, या एटलीस्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आने हैं वो आपको जो है आते होंगे। ठीक है, अब आपकी लक है कि अब आप उसको क्या करते हो, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे 2 or 3 कैंडिडेट्स थे, दे सिट इन पेपर वन के बाद उनके कंप्यूटर में कुछ एरर हुआ और दे कांट कंप्लीट देयर पेपर 2, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन RCOG हिस्ट्री के इस तरह हुआ। खैर वो कैंडिडेट्स वो नहीं दे सके पेपर 2। फिर वो ऑब्वियसली जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, ये उम्मीद तो यही होती है कि पूरा पेपर करके आओगे, फिर आप पेपर कर ही ना पाओ, और फिर अगले वो जो स्ट्रेस है अगले 6 month की दोबारा की, वो बहुत ज्यादा है। और हम कॉलेज के साथ हैं इन कन्वर्सेशन, और कॉलेज ने रीश्योर किया है कि इन 2 कैंडिडेट्स के लिए दे विल रिकंडक्ट द एग्जाम। होपफुली इन्होंने ईमेल तो की आज, लेट्स सी। तो खैर उनका जो फीडबैक था वो ये था कि पेपर 1 100% फ्रॉम द कोर्स था। तो ये आपका कोर्स बहुत एग्जाम फोकस्ड है, तो अब पेपर 2 जो अगर हमारा रिकंडक्ट होता है तो फिर हम क्या पढ़ें। तो आई जस्ट एडवाइस में पेपर 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप उनको रिवाइज करते रहें। होपफुली एग्जाम रिकंडक्ट होता है तो फिर आपकी तैयारी तो एटलीस्ट अच्छी होगी ना। तो एनीवेज दैट वाज अ सैड स्टोरी, आई शुड नॉट ऐड इट, बट एक्चुअली आजकल मैं भी 2-3 मीटिंग्स में बिजी थी, तो फिर मुझे लगा कि आई शुड शेयर विद इट विद यू कि समटाइम ऐसा भी होता है कि
कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होती है। इवन कॉलेज को भी नहीं पता था कि ये इनके सॉफ्टवेयर का एरर फर्स्ट टाइम यहाँ अपेयर होगा इन आवर कंट्री। एनीवे, सो मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, तो सबसे और अच्छी बात क्या है इस कोर्स की, आपको स्टडी नोट्स मिलते हैं। अच्छा, स्टडी नोट्स में भी दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ड कॉपी से पढ़ने की आदत होती है, उस पे टैलबुटे बनाने की, कोनों पे लिखने की, हाईलाइट करने की, और दे यू नो क्रिएट अ वंडरफुल पेज मेमोरी थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं इट्स ओके, सुन लिया है काफी है, तो बस हम ई नोट्स पढ़ लें, मतलब पेपरलेस जो नोट्स होते हैं जो कि आप स्क्रीन पे पढ़ते हैं। हम्म। तो कोर्स कैंडिडेट्स के लिए ये दोनों ऑप्शंस हैं। ई नोट्स तो लाइक पेपरलेस है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। द मोमेंट यू विल सब्सक्राइब द कोर्स, तो ई नोट्स यू विल सब्सक्राइब विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस। बट स्टडी नोट्स में चूंकि पेपर कॉस्ट लगती है, तो फिर इसकी पेपर कॉस्ट ही कोर्स कैंडिडेट्स को पे करनी होती है, ठीक है। तो ये एडिशनल एक न्यू थिंग है फॉर कोर्स कैंडिडेट्स। ओके, तो इन स्टडी नोट्स के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली बता दूं। जैसे बायोस्टेट की ई बुक है, इम्यूनोलॉजी की है, एपिडेमियोलॉजी की है, एनेटमी, फिजियो, जेनेटिक्स, एंडो, फार्मा, माइक्रो, पैथो, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट, इन सब की सेपरेटली ई बुक्स हैं और इन सब के सेपरेट ग्रुप्स हैं। द मोमेंट लाइक लेट्स सपोज वी आवर फर्स्ट सब्जेक्ट विल बी फिजियोलॉजी, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी, राइट। तो फिजियोलॉजी हम कैसे करेंगे, आपकी डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी विद डॉक्टर मारिया। और जब आपके क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बुक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो देन देयर विल बी अ सेशन विद मी। मैं आपको फिजियोलॉजी की जो कंप्लीट कोर्स आउटलाइन है वो कवर कराऊंगी। नेक्स्ट डे आपका एक इस पे मॉक हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से, तो वो एवरीथिंग विच इज ऑन फिजियोलॉजी विल बी इन फिजियोलॉजी ग्रुप, और इसी में आपको इसकी ई बुक मिल जाएगी, ठीक है। ई बुक, स्मार्ट कार्ड्स, एवरीथिंग विल बी इन फिजियोलॉजी बुक। इफ समथिंग इज ऑन फिजियोलॉजी, इट इज इन फिजियोलॉजी ग्रुप, ठीक है। तो टोटल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, दे आर टोटल एक्चुअली 15। 13 में दो ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर 14 हो गए। तो इसलिए आपके 14 ग्रुप्स हैं। हर सब्जेक्ट अपने स्पेसिफिक ग्रुप में है। एवरीथिंग विच शुड बी ऑन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी ऑन इन दैट ग्रुप। आपको इधर उधर खबारी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इफ यू वांट टू रिवाइज फिजियोलॉजी, यू जस्ट हैव ओपन टू फिजियोलॉजी ग्रुप एंड दैट्स इट। एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग विल बी देयर। तो ये बड़ा एक सेंस ऑफ ईज होता है कि हाँ, बड़े आप हाईली ऑर्गेनाइज्ड फील करते हो कि आपका डाटा, आपकी चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसा कुछ हैफेजेड नहीं है, ठीक है। ओके, तो फिर हम चलते हैं। हाँ, वो कुछ कैंडिडेट्स जिनका दिल होता है कि हमने तो बुक से पढ़ना है, पेपर से पढ़ना है, तो उनके लिए रिंग बाइंडिंग बहुत अच्छी क्वालिटी में ये ई नोट्स हार्ड कॉपी में अवेलेबल है। बट मुझे लगता है ये कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली A4 साइज पेपर और फिर ये इतनी सारी 14 बुक्स। तो इफ कॉस्ट इज नॉट एन इशू, देन आई विल सजेस्ट कि हार्ड कॉपी इज बेटर। बट इक्वली इंपॉर्टेंट आर ई नोट्स, और उसमें आपकी कोई कॉस्ट भी नहीं है। सिंगल कोर्स सब्सक्रिप्शन में आपको वो ई नोट्स मिल रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, बट चेक यूर पॉकेट एज वेल, ठीक है। बोथ आर इक्वली ओके। फिर ये पिछले अभी जो जनवरी का कोर्स था, उसमें जो टोटल हमारे स्टडी ग्रुप्स थे, दे वर 14, ठीक है। इस तरह उनके नंबर्स थे, जैसे आपके J1 J2 J14 होंगे, तो इनके भी T14 तक थे। तो लेट्स सपोज दे हैव डन 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 फिजियोलॉजी। तो अब एनी टाइम दे वांट टू रिवाइज एनीथिंग फ्रॉम फिजियोलॉजी, दे विल ओपन देयर T6, एंड इसमें इनके सारे ई नोट्स होंगे, ठीक है। ई बुक भी होगी, और इसमें ही इनके जो है पोल में क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट वन सारे, जो आफ्टर कंपाइलिंग ईच सब्जेक्ट होगा, तो हम असेस कर सकेंगे आपकी तैयारी कैसे है, कहाँ आपको ज़रूरत है और एक्स्ट्रा कोचिंग की। तो दिस इज द वे। फिर फिजियोलॉजी कंप्लीट, फिजियो के बाद बट वी विल स्टार्ट देन विल स्टार्ट पैथोलॉजी, एंडो, एंड मूव ऑन। So this is the way we will complete the syllabus.
और इससे अच्छा ऑर्गेनाइज तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है, अभी तक तो नहीं हो सकता। लेट्स सी। स्मार्ट वर्क यही है कि आप जो है ग्रुप बना के ही स्टडी करें, इससे आपकी सर्च करना, क्योंकि अगर आप लिखेंगे कोई पेज किधर चला गया, कोई पेज किधर के चला गया, जब टाइम पे वो जरूरत पड़ेगी मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये तो लाइक टेलीग्राम में तो ये ब्यूटी है कि आप अपना डाटा रीसेट भी कर लें तो आप दोबारा टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, आप आपका डाटा रिट्रीव हो जाता है, तो ये बहुत ईजी है तरीका। तो दिस इज द वे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये स्टेप 1 2 3 मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ पढ़ें, कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको रिवाइज जरूर करना चाहिए आपको। रिवीजन इज मैंडेटरी, नॉट ओनली फॉर एमआरसीओजी एग्जाम बट एवरी एग्जाम विच इज गोइंग टू अपेयर। विदाउट रिवीजन ऐसे माइंड फोगी फोगी सा रहता है। आपको मैं तस्वीर दिखाती हूँ, ये देखो, हालांकि एक ही तस्वीर है, एक ही तस्वीर है, कितनी ब्लर सी है, डल सी, ठीक है। ये उस कैंडिडेट की एनेटमी है जिसने एनेटमी बेसिकली एक ही दफा पढ़ी है, ये उस कैंडिडेट की फिजियोलॉजी है ना जिसने एक ही दफा पढ़ी है। जिसने इसको रिवाइज किया है उसको ऐसे ही ये फिजियोलॉजी नजर आने वाली है। कितना अच्छा लग रहा है, हर चीज क्लियर है। ही नोज कि रेस्पिरेटरी रेट प्रेगनेंसी में चेंज होता है नहीं होता है, वो सारी चीजें जो प्रेगनेंसी में ज्यादा होती हैं उसको पहले ही पता है। उसको उसने इसके नोट्स बनाए हैं या उसको बना के दिए गए हैं, उसको पहले ही पता है कि वो सारी चीजें जो प्रेगनेंसी में डाउन होती हैं वो ये हैं, उसको पहले ही पता है वो सारी चीजें या फाइंडिंग्स जो प्रेगनेंसी में चेंज नहीं होती तो वो ऐसी हैं, ठीक है। तो वेरी क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, बट इनका नहीं होगा, एग्जाम में भी तंग होंगे, तो रिवीजन इज मस्ट। तो हर वो टॉपिक जो आप 15 डेज पहले पढ़ते हो तो 15 डेज के बाद जस्ट गिव एडिशनल 5-6 मिनट्स, उसको क्विकली स्क्रीन कर लें, ठीक है। तो फिर वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और इतना कोई कंटेंट नहीं है एमआरसी जीवन का कि लाइक डिफिकल्टी हो, इजी पीजी है अगर आप इसी तरीके को फॉलो करते हो कि हर वो टॉपिक जो 15 दिन पहले पढ़ा था आप उसको 15 दिन के बाद एक दफा क्विकली स्क्रीन कर रहे हो, दैट्स सफिशिएंट। अच्छा, आप अपने नोट्स कैसे बनाते हो वैसे? माही, ई नोट्स आर ओके। आप यूके में है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि हार्ड कॉपी मंगवाएं। मैं वैसे खुद, हालांकि मेरी बुक्स हैं लेकिन मुझे दुख होता है जब कैंडिडेट्स मेरी किताब बाय करते हैं बिकॉज इट इज कॉस्टली। जब आपको फ्री में ई नोट्स मिल रहे हैं वही पढ़ लो, तो डोंट बाय दिस। अब ऑब्वियसली एग्जाम ऊपर से महंगा, फिर कोर्स आप बाय कर रहे हो, इतनी सारी आप हॉस्पिटल से लीव ले रहे हो, तो ई नोट्स आर सफिशिएंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ड कॉपी भी पढ़ना पसंद है, तो उनको भी तो देखना है ना, तो उनके लिए तो फिर ऑब्वियसली फिर पेपर कॉस्ट आ ही जाती है। 14 बुक्स की कॉस्ट, अगर आप एक बुक की भी कॉस्ट लगाते हैं तो 2000 बन जाती है, अगर आप उसको रिंग बाइंड करवा रहे हैं A4 साइज है। हाँ, तो दैट इज द इशू, मतलब मेरा कोई इसमें खास बेनिफिट भी नहीं है, तो मैं इसलिए जेन्युइन ऑनेस्टली ओपिनियन दे रही हूँ आपको कि ये चीज़ें भी देख लें, ओके। नहीं, बेनिफिट तो है, मेरी बुक बिकेगी लेकिन आपका बेनिफिट नहीं है। ओके, चलो, तो ये विदाउट रिवीजन है और ये रिवीजन के साथ है। तो रिवीजन करनी है ना, करोगे ना सब बच्चे? सदब, व्हाट यू से, रिवीजन इज मैंडेटरी और नॉट, है ना? हम्म हया, यस इट इज मैंडेटरी। तुम लोग अभी तो वादे वादे कर रहे हो, मुझे पक्का पता है 15 दिन के बाद द मोमेंट यू विल कंप्लीट your subjects or you will be too excited to start next subject and you will forget your previous subjects। ऐसे ही होता है, ये साइकोलॉजी है, क्योंकि ऐसा खौफ सा आता है यार पिछले पढ़ो, ये तो मुझे आता ही नहीं, उस डर से आप पढ़ते ही नहीं यार। अपने डर को कभी ना कभी तो ओवरकम करना है ना, वो उस डर से, ये डर अच्छा है जो एग्जाम वाले दिन समझ नहीं आ रहा होगा कि ये ज्यादा हो रहा है, ये कम हो रहा है, ये 50 है, ये 30 है, ठीक है। तो डू रिवाइज, और कैसे बताऊँ, हाथ पकड़ू हाथ पकड़ू। चलो, तो रिवीजन से बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है माइंड, बिलीव मी। अब मेरे हालात चेक करो, मैं इट हैज बीन 2 years आई एम टीचिंग फॉर MRCG 1 और 5-6 years आई एम टीचिंग FCPS एंड MS like courses।
each time when I am taking your live session, after live session, every time I become more confident. I see things in a different perspective. I learn many things. Still I am learning. मेरा कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं है कि लर्निंग खत्म नहीं होती. हर चीज नहीं, मतलब आप दोबारा से देखते हो किसी चीज को तो एक नया ही पर्सपेक्टिव और मुद्दा खुला हुआ होता है. तो दिस इज हमारा माइंड है, जितना हम इसको पॉलिश करेंगे ना, ये इतना ही पॉलिश होता जाएगा. वो कहते हैं ना, महद से लहद तक लर्निंग जारी रहती है. ये ऐसा ही है. देयर इज ए, जिस दिन आपको ये लगेगा ना कि आपको आ गया, वहां आपकी लर्निंग स्टॉप हो चुकी है बेसिकली. दिस इज योर एंड ऑफ लर्निंग डे. लर्निंग विल नेवर एंड. ओके, सो नेक्स्ट सिलेबस आउटलाइन के बारे में बताते हैं. पेपर वन में 6 सब्जेक्ट्स हैं: एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एंडो, एपिडेमियोलॉजी एंड जेनेटिक्स. पेपर 2 में है फार्मा, माइक्रो, इम्यूनोलॉजी, बायोफिजिक्स, पैथो एंड क्लिनिकल मैनेजमेंट. ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वैसे पेपर 1 में ये है, पेपर 2 में कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे 14 सब्जेक्ट्स का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं. लेकिन फिर भी बस कॉलेज ने जो कि इनको किया है ऐसे सेपरेट, तो मैंने भी आपको बता दिया. लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फिजियोलॉजी पेपर 1 में दे रहे हो कि क्लिनिकल मैनेजमेंट पेपर 2 में दे रहे हो. ठीक है, आपने ये 14 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं. हाँ, इसका फर्क जरूर पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं. मतलब लेट्स सपोज बायोकेमिस्ट्री बुरी लगती है, वैसे तो सबको बुरी लगती है, मुझे भी लगती है. इससे आते हैं हार्डली 10 क्वेश्चन, और मैं कहूँ कि एनाटॉमी, इससे आते हैं आपके 25 क्वेश्चन. अगर आपके पास टाइम स्ट्रेन है, इशू है, तो व्हाट यू विल गिव मोर टाइम टू एनाटॉमी एंड लेस टाइम टू बायोकेमिस्ट्री. You will go more deeper in anatomy. You will go less deeper in biochemistry. अच्छा, ये जो 25 क्वेश्चन एनाटॉमी से आने हैं, इसमें से 15 तो डेफिनेटली पास पेपर से आते हैं, और जो बायोकेमिस्ट्री से आने हैं वो 10 में से 10 ही सारे पास पेपर से आते हैं. तो स्मार्ट वर्क क्या है, हाँ, कि बायोकेमिस्ट्री में डीप जाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, बिकॉज 10 क्वेश्चन आने हैं, इसमें अच्छे से आपने इसके जो 2-4 इसके साइकिल्स हैं, यूरिया साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जितने भी साइकिल्स हैं, या वो सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल विटामिन्स हैं, ठीक है, या रेट लिमिटिंग एंजाइम्स हैं, या जितनी ऑक्सीजन मिल रही है हर एक के बाद, या जितनी चीजें जो है, जितने प्रोडक्ट्स एंटर हो रही हैं और जितने बाहर आ रहे हो रही हैं, बस वो आप देख लें सरसरी सा, उसी से आपके 8 क्वेश्चंस आ जाएंगे. 2 नहीं भी आएंगे, अगर वो डीप आ गए तो वो किसी को भी नहीं आएंगे. बट डोंट कंप्रोमाइज योर एनाटॉमी, because if you will be weak in anatomy, this single subject ये पूरे आपके पेपर को लेके डूब सकता है. अलोन बायोकेमिस्ट्री नहीं आती तो आप फेल नहीं होंगे, बट अलोन अगर एनाटॉमी नहीं आती ना, आप फेल हो सकते हो. इसमें इस ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस एग्जाम का. तो ये आपने वाइजली प्लान करना है कि किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है फॉर योर एग्जाम. ठीक है, और उसको उतना ही टाइम देना है. डोंट गिव बायोकेमिस्ट्री होल 1 or 2 week. Don't give, no need. 5-6 days enough, but give 2 weeks to anatomy. तो ये स्मार्ट वर्क है. एनाटॉमी से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिजियो एंडो से इतने आते हैं, एम्ब्रियो जेनेटिक्स से इतने, फार्मा से इतने, माइक्रो से इतने, क्लिनिकल से इतने. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री से 8-10. ओके, तो ये आपने जरा देखना है. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेपर 1 में क्या पूछ रहे हैं, पेपर 2 में क्या पूछ रहे हैं, बट इससे फर्क ये पड़ता है कि किस सब्जेक्ट से कितना पूछ रहे हैं, किसको कितना टाइम देना. Whatever you are reading, if you are in course, if you are in a study group, if you are reading alone, it is highly recommended कि जब आप एक दफा पढ़ते हो ना, लाइक आपने ये कोई 100 लाइनें पढ़ ली हैं, ये 100 लाइनें पढ़ ली हैं, गलत क्यों नहीं चाहिए जरा, चलो ये 100 लाइनें पढ़ ली हैं. इन 100 लाइनें आपने पहली रीडिंग में पढ़ ली हैं, तो दूसरी रीडिंग में ही दोबारा 100 लाइनें पढ़ोगे तो जुल्म नहीं है? ये तो जुल्म है, बिकॉज हार्डली इसमें 1 या 2 पॉइंट्स हैं जो आपको भूलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है. तो सेकंड रीड में आपने वो सिर्फ 2 सेंटेंसेस पढ़ने हैं, बाकी चीजें तो आपको पहले ही भी आती हैं, आपके स्पाइनल कार्ड के लेवल पे आपको वो आती हैं, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, आप
जब सेकंड रीड करेंगे तो आपको अंदाजा होगा ये चीजें आपको भूलती है, मे बी तब आप थर्ड रीड करें तो आपको पता हो कि इसमें से सिर्फ ये चीज भूलती है, यही मुझे भूलती है। तो ये जो चीजें आप बहुत वोलेटाइल है, जैसे परसेंटेजेस हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक्स की आपकी पेडिग्रीज है वेरी इंपॉर्टेंट, या आपके कुछ निमोनिक्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एनाटमी में आपके जो है कुछ रूट्स हैं उनके स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, एम्ब्रियो में कुछ पाउचेस हैं, ट्राइंगल्स हैं उनके रिलेशनशिप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भूलते भी हैं लिटरली। मैं अगर सेशन लेने के 10 दिन के बाद दोबारा मुझे कोई पूछे ना, मैं भूल चुकी होती हूँ, ये मैं इतना पढ़ाने के बाद भी भूल चुकी होती है, इतनी ये भूलती हैं चीजें। तो ना इन चीजों को हर हर एक सब्जेक्ट, ये 14 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए 3 पेजेस डेडिकेट करें। 3 पेजेस को डेडिकेट करें तो हार्डली लाइक 100 पेज की आपकी एक छोटी सी आपने कॉपी खरीद रही है, ये जरूर खरीद लीजिएगा, ये एफर्ट कर लीजिएगा, और उसमें 3 पेजेस ही आपने देने हैं। इसमें लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी, इसमें सिर्फ टू द पॉइंट लिखना है जो कि आपने लास्ट के अपने 7 डेज में या 2-3 डेज में इन चीजों को रिवाइज करना है। सिर्फ इस एक्टिविटी से बिलीव मी 20 से 30 क्वेश्चंस आप यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट करेक्टली, अदरवाइज जो बाकी लोग जो हैं उनको खराब करके आओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपने अपनी फर्स्ट रीड में स्क्रीन करके इनको लिख लेना है प्लीज। अगर आपके लास्ट मिनट नोट्स आपके इन 3 मंथ्स की प्रेपरेशन में नहीं बनते तो वो फिर लास्ट मिनट में भी नहीं बनते, ठीक है। तो ये आपने जरूर करना है, ठीक है। और हर वो चीज जो एग्जाम से आप 3-4 दिन पहले रिवाइज करोगे वो तो भूलती भी नहीं है, आराम से। बहुत सारे 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि भूलने वाले होते हैं, और आपके इस लास्ट मिनट बुक से वो भूलते नहीं है, आप उनको बड़ा अच्छा अटेम्प्ट करके आते हो। ये एक छोटी सी टिप है, जो चीजें आपको भूलती हैं, आपके पास टाइम नहीं है लिखने का, तो आप बोल के उनको कहीं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, लाइक एनेटमी का अपना ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लो। आपने अपने नोट्स, एक्चुअली नोट्स बच्चे भूल जाते हैं रख के ना, मिलते नहीं है टाइम पे, सबसे बड़ी बात तो ये है। मोबाइल मिल जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाता है, तो जो नोट्स लिख रहे हो ना यही कापी है, लास्ट मिनट की जो कापी है ना, इसमें जो 3 पेजेस एनेटमी के थे ना, वो एनेटमी के व्हाट्सएप ग्रुप में अपना ही ग्रुप बना लो अपनी फ्रेंड के साथ, तो उसमें डाल दो। फ्रेंड से बनती नहीं है तो रिमूव कर देना, खुद ही अकेले रहोगे ग्रुप में बट एनीवे, उसी में खुद को पढ़ा लो, वाइस नोट्स बना लो कि ये चीजें ज्यादा होती हैं, ये कम होती हैं, ये इसका निमोनिक है, भूलना नहीं, अपने नाम को फाइल करो, और वो 1-2 मिनट्स के वॉइस नोट ड्यूरिंग रिवीजन डे सुन लो। ये बहुत हैंडी है, मेरे पार्ट 2 के कैंडिडेट्स को मैं ऐसे ही बोलती हूँ, क्योंकि उनके तो स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कि पहले हिस्ट्री लेनी है, फिर लाइक मूवमेंट्स कम है बच्चे की, तो फिर दूसरे नंबर पे सोनिकेट से हैंड एंड डॉपलर से आवाज सुननी है, फिर तीसरे नंबर पे सीटीजी करानी है, और सीटीजी अगर खराब है तो फिर चौथे नंबर पे अल्ट्रासाउंड कराना है, और टर्म पे आया है तो फिर यू कैन कंसिडर इंडक्शन, अगर दूसरे दफा आया लाइक दिस। तो वो फिर क्या करें, लाइक इफ दे डोंट हैव स्टडी पार्टनर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं स्टडी पार्टनर कोई नहीं, तो आप अपने ही बन जाओ स्टडी पार्टनर, ठीक है। व्हेन आई वाज गिविंग माय पार्ट 2 तो नहीं, आई वाज गिविंग माय क्लिनिकल एग्जाम, तो उसमें हमारे पेशेंट इंटरेक्शन होता है, हिस्ट्री टेकिंग होती है, और एक टाइम लिमिट के अंदर वो सब टास्क कंप्लीट करना होता है। आई वाज वेरी अनफॉर्चुनेट, अच्छे मुझे कभी स्टडी पार्टनर नहीं मिले, तो आई यूज टू लिसन माई सेल्फ, मतलब वो जो मैनेजमेंट है मैं खुद को बोल के अपने आपको भेज देती थी, और खुद सुनती थी तो खुद को ठीक कर लेती थी। आपसे आपके लिए आपसे बड़ा सिंसियर कौन होता है, कोई भी नहीं, ठीक है। और सम टाइम व्हेन आई यूज टू सी माई बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एग्जाम, कि मैं कैसे एग्जामिनर के साथ बिहेव कर रही हूँ, मेरी आई कांटेक्ट है या नहीं है, मैं खुद को रिकॉर्ड भी करके देख लेती थी कि मैं मेरी वीडियो कैसी आती है तो आप एक्चुअली, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ही अपने सबसे बड़े सिंसियर दोस्त हो। इफ यू डोंट हैव स्टडी पार्टनर, बी यूर स्टडी पार्टनर, ठीक है। मेक यूर सेपरेट ग्रुप फॉर ईच सब्जेक्ट, और वहाँ अपनी वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहाँ पोस्ट कर दो, और कुछ बताना है समझाना है, देखो फिजियो एंडो या इवन बायोकेमिस्ट्री के साइकिल्स, या इवन माइक्रोबायोलॉजी, मैनी थिंग्स आर लाइक स्टोरी, एक दफा पढ़ लोगे तो फिर अगर आप बोल के रिकॉर्ड कर लोगे तो इट विल बी फॉर एवर, नेक्स्ट टाइम आपकी रिवीजन स्मूथ हो जाएगी, यू कैन लिसन इट, ठीक है। तो you can utilize this thing not only in this exam but in many coming exams of you. So moving forward, बस एक तो भाई स्टेप 1 तो यही था कि डिसीजन ले लिया तो फिर पीछे नहीं जाना, सिलेबस आपको पता चल गया, मैंडेटरी बुक्स आपको बता दी हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट इट। बहुत मुश्किलें भी आएंगी,
समटाइम डिसहार्ट भी हो जाओगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम इंसान ही तो है ना, मशीन तो नहीं है, ठीक है। तो बट बिलीव मी, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, द होल यूनिवर्स फेवर्स इन योर वर्क, इन योर फेवर, ठीक है। व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। फिर आपके रास्ते में छोटी मोटी रुकावटें तो आएंगी, सुपरवाइजर तंग करेंगे, कोलीग्स तंग करेंगे, एग्जाम से छुट्टी नहीं मिलेगी, घर में मसले आएंगे, बट आपने अपने अपनी विल नहीं तोड़नी, ठीक है। अगर ये टूट गई तो फिर बड़ा मसला है। हम्म। जिंदगी एक ही दफा है, अगर इसमें कोई कुछ कर रहा है तो आप भी कर सकते हो, यू आर नॉट इंफीरियर और लेस देन एनीवन, ठीक है। और हर एग्जाम जब तक करते नहीं हो मुश्किल ही लगता है, और कोई चीज इंसान के विल से ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमारी विल है जो सबसे बिग थिंग है, ठीक है। शुड वी स्टार्ट नाउ? दादा, क्षमा, आया, रेडी, रेडी फॉर दिस चैलेंज, एंड चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये मक्खियाँ निकालो अपने दिमाग से, डाउट्स कि यार if रहना तो इंडिया में है या पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है। कुछ कैंडिडेट्स मेरे इंडियन इंडियन भी हैं, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग दिस थिंग। कुछ बांग्लादेश से भी हैं, कुछ यूके से हैं, और बहुत सारे केसेस हैं। बट एनीथिंग, जब आप आगे जाते हो तो बहुत सारे लोग पीछे खींच रही होती हैं आपको, ठीक है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी नजर आ रही होती हैं। ये चीजें, ये नेगेटिव चीजें सिर्फ हमें डुबोने के लिए हैं। ये जो मुश्किलात हैं, आप उनको ऐसा लें कि दे आर हेयर टू टीच अस, कि हमने इनसे सीखना कैसे है और कितने अच्छे तरीके से अपने शिप को फ्लाई करना है। तो सबसे पहले ये फजूल थॉट्स निकाल लें। बिलीव मी, दुनिया में कोई चीज भी ऐसी नहीं है इंसान के लिए, उसकी उसकी विल के सामने, कि वो डुएबल ना हो। अगर आप रेडी करना चाहते हैं तो फिर आप देखेंगे एक दरवाजा बंद होता है, फिर 100 खुलते हैं, बाकी खुलते हैं, ठीक है। सो पिक अप कॉपी एंड पेन एंड राइट योर स्टोरी, ठीक है, स्टोरी टुवर्ड्स सक्सेस। And this story will start from part one, and definitely with this motivation, you will do your part two and then three. So skip this part. Okay. Hmm. मैं मोटिवेशन के लिए बता रही हूँ कि अभी 2023 के रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ कहीं आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, डेफिनेटली। मैं जब एमबीबीएस कर रही थी ना, तो एमबीबीएस अभी पूरा नहीं हुआ था, तो आई यूज टू राइट माई नेम एज लाइक डॉक्टर महजबीन हीरा, नीचे एमबीबीएस, एफसीपीएस, एमआरसीओजी। उस वक्त तो मुझे बस इन्हीं डिग्रीज का पता होता था, और उस वक्त मैं एमबीबीएस भी नहीं थी। और जब मैं अपने एफसीपीएस की तैयारी कर रही थी, तो मोटिवेशन के लिए मैंने लाइक कॉन्वोकेशन जो होता था, उसकी मैंने तस्वीर अपनी डीपी पे लगाई हुई थी, मोबाइल की डीपी पे, ठीक है। एंड तो आप लोगों ने क्या करना है, और सिमिलरली जब मैं एमआरसीटी एग्जाम की तैयारी कर रही थी, तो मैंने रॉयल कॉलेज की जो कॉन्वोकेशन की पिक्चर थी वो मैंने लगाई हुई थी। तो इससे बड़े आप मोटिवेटेड रहते हो। आपने भी ये वाली तस्वीर लगा लेनी है अपनी डीपी पे ना, ठीक है। जब भी दिल चाहे कि यार क्विट कर दे, भाग जाते हैं, ये क्या मुश्किल सी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो थिंक अबाउट योर सेरेमनी डे, क्राउन ऑन योर हेड, देन यू विल फाइट फॉर ईच क्वेश्चन एंड ईच हंड्रेड। तो आपने खुद ही खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है। दिस इज योर वार अगेंस्ट यू, ओके। चलो, ओके, सो लेट्स स्टार्ट।
तो यू हैव अभी आपने चेक किए थे रिजल्ट्स, इंशाल्लाह आप भी एक दिन ऐसे ही बताओगे कि यू हैव डन योर एग्जाम इंशाल्लाह। तो व्हाट टू डू आफ्टर ज्वाइनिंग द कोर्स, देयर इज अ वेबसाइट, आप उस पर लॉग इन होंगे, यहाँ लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आपके मॉक टेस्ट इधर ही होंगे। हाउएवर जो आपकी मेन स्टडी जो है प्रेपरेशन है वो इन टेलीग्राम ग्रुप से होगी, ठीक है। और जस्ट मिनट, ये आपके थ्री के ग्रुप्स हैं, जे ग्रुप्स, ठीक है, J1 J14। और प्रिंट पोस्ट होती हैं हर ग्रुप में, प्लीज़ प्रिंट पोस्ट देख लिया करें, उसमें क्लासेस का शेड्यूल या डिस्कशन टाइमिंग पिन की हुई होती है, अनाउंसमेंट्स होती हैं, फिर आप को ईजी रहता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 जो है वो 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स का होता है, ठीक है। और आई विल ऑलवेज सजेस्ट कैंडिडेट्स के रैंडमली मत पढ़ा करें। लाइक एनाटमी पढ़ी है तो उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ने लग जाओ, एंड एम्ब्रियो पढ़ रहे हो तो फिर उसके बाद आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये इंटेग्रेटेड हैं एक दूसरे के साथ। मतलब अगर उससे पहले एक सब्जेक्ट के बाद उसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तो फिर लाइक आपकी अप्रोच सीमलेस हो जाती है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें रिटेन हो जाती हैं दिमाग में। तो ब्लॉक रीडिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह आपकी एफर्ट भी कम होती है, दिमाग का जो एनर्जी है वो भी कम बचती है, तो कम लगती है। तो अब मैं ब्लॉग्स बता रही हूँ, और मे बी मैं कुछ टॉपिक्स नीचे लिखे हुए होंगे तो वो सिर्फ एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स हैं, बिकॉज मेजोरिटी मे बी ये रिकॉर्डिंग बाद में सुने, और मेजोरिटी मे बी वुड लाइक टू प्रिपेयर देयर सेल्फ, तो फिर उनके लिए हेल्प हो जाएगी कि उनको पता होगा कि ये एग्जाम फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो जब भी एम्ब्रियो पढ़ें तो प्लीज़ एनाटमी साथ पढ़ें। आधा काम एनाटमी का एम्ब्रियो के फौरन बाद एनाटमी करने से हो जाता है। आपको वो जो रिलेशनशिप्स हैं, जो उनकी ब्रांचेस हैं, वो ना आपको याद रहती हैं, फिर आपको ये नहीं पता चलता कि मिडल रेक्टल कहाँ से आई है, ठीक है, और जो है इंफीरियर रेक्टल कहाँ से आई है, वाई दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, ठीक है। तो एम्ब्रियो के साथ एनाटॉमी करने से काम बच जाएगा। जब भी पढ़ेंगे इनको इकट्ठा पढ़ेंगे, ऑब्वियसली इन आवर कोर्स एज वेल। मैं इस चीज़ को देखती हूँ कि बच्चों का वाकई स्मार्ट वर्क हो और एक्स्ट्रा एनर्जी की ना यूटिलाइज हो। अगर आप फिजियो के साथ फार्मा पढ़ते हैं तो बहुत इजी रह जाता है, ठीक है। क्लिनिकल मैनेजमेंट बड़ी इजी रह जाती है फिजियो के साथ। जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री साथ करने से जो सेल साइकिल है वो एक ही जैसा होता है, कुछ चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ डिफरेंट भी हैं, लेकिन आधा काम बच जाता है, ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री के साथ एंडो करने से भी काम बच जाता है, क्योंकि वो स्टेरॉइड बात बायोसिंथेसिस है और कुछ हार्मोन स्टेरॉइड्स हैं, इनके मैसेंजर्स कैसे बनते हैं एंडो में, वो जो काम करते हैं जाके, तो आधी एनर्जी बच जाती है। तो या तो एंडो फिजियो के साथ अच्छी लगती है, या एंडो बायोकेमिस्ट्री के साथ अच्छी लगती है। तो ये तीनों फिर सीक्वेंस नहीं आएंगे जब हम पढ़ाएंगे इनको, और आपने खुद भी पढ़ना है तो इसी तरह पढ़ना है, फिजियो एंडो एंड बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, पैथो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। माइक्रो बायोलॉजी के साथ यू कैन ऐड क्लिनिकल मैनेजमेंट एज वेल। बहुत सारी चीज़ें माइक्रो की क्लिनिकल मैनेजमेंट से ही मिलती हैं। इम्यूनो और पैथो ना बिल्कुल ही एक डिफरेंट से सब्जेक्ट्स हैं ये किसी के साथ इनकी नहीं बनती। ओके, तो बायोस्टैट भी एक यूनिक सब्जेक्ट है, किसी के साथ नहीं बनती इसकी ना। तो बायोफिजिक्स की थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग बात डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ हो जाती है, तो आई विल मेक श्योर कि आपकी एनर्जी ना इतनी यूटिलाइज हो, और जो हम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो मिलते जुलते हों, उनके ब्लॉक्स सिमिलर हो, ठीक है। ओके, आपके जो जे ग्रुप्स हैं बेसिकली दे आर लाइब्रेरी। J1 फिजियोलॉजी की है तो एवरीथिंग जो विच शुड बी शुड यू शुड रीड फॉर फिजियोलॉजी, इट विल बी इन योर J1। तो दिस इज योर प्लानर, वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजी। आई वी कैन मॉडिफाई दिस सब्जेक्ट्स एज वेल, नो वरीज, आप परेशान मत हो। अगर आपका किसी सब्जेक्ट को पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा तो हम किसी अच्छे सब्जेक्ट को स्विच ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन रहेंगे हम ब्लॉक्स में ही, ठीक है। होगा ये कि लाइक फ्रॉम टुमारो आपकी जो क्विज है वो शुरू हो जाएंगे। अब आपको क्विज तो आते नहीं होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि फिजियो तो अभी पढ़ी नहीं। लेकिन आपको पता है तरीका पढ़ने का क्या होता है, एक एक तरीका ये भी तो होता है ना कि आप पहले थ्योरी पढ़ें, फिर लाइक रीड करें, फिर वो रीडिंग के बाद आप सोचें, फिर आप उसका एक प्रॉब्लम पढ़ें, ठीक है।
लेट्स सपोज एसिड बेस बैलेंस से मैं बात कर लेती हूँ। पहले तो आप आराम से एसिड बेस बैलेंस पढ़ लो ना सारा, फिर आप एसिड बेस बैलेंस के क्वेश्चंस लो, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये सभी आप पढ़ते हो, 99% लोग ऐसे पढ़ते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो है टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनको हम उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमने एग्जाम फोकस्ड पढ़ना है। लेट्स सपोज हम पहले एक प्रॉब्लम पढ़ लें, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, ये इसकी पीएच आ गई है, ये इसमें आपको बाइकार्ब दे देंगे साथ में, हाँ, और एनाइन गैप्स दे देंगे। फिर आप इसको पढ़ोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, फिर आप इसकी की पढ़ोगे, फिर यू विल अंडरस्टैंड कि अरे यार ये तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। अच्छा, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच ऐसा होता है, ओके ओके ओके। ये बाइकार्ब क्यों ज्यादा, अच्छा इसको कंपनसेट कर रहा है, ओके ओके, अच्छा इसलिए ये की है, तो फिर ये आपको आराम से याद हो जाएगा, वरना ये एसिड बेस बैलेंस इस तरह से तो याद नहीं होने वाले। तो दिस इज आल्सो अनदर वे कि पहले प्रॉब्लम पढ़ लो और फिर आपकी थ्योरी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, इनिशियली आपके 3-4 डेज में हम आपको प्रॉब्लम्स देंगे बहुत सारी, और फिर उनके सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। फिर आपका माइंड इस तरह बड़ा फोकस्ड हो जाएगा कि अच्छा ऐसा है ऐसा है, ठीक है। अगर आप आंसर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, गलत आंसर चूज करें। और हमारे माइंड माइंड में ना डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि हम अपनी गलतियों से बहुत अच्छे सीखते हैं, और जो गलतियां होती हैं वो परमानेंट होती हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ना, वो नहीं भूलता। एग्जाम में अगर कुछ गलत करके आए हो ना, वो नहीं भूलता, सही करके आते हो तो वो भूल जाता है, ठीक है। तो 3 to 4 डेज में आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और मोर फोकस ऑन देयर कीज, देन देयर विल बी अ क्वालिटी लाइव सेशन विद मी। डॉक्टर मारिया आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगी, आपके माइंड को थोड़ा सा हिट करेंगी विद throwing problems. You will try to absorb things and try to find the solutions, then the solution will be provided, ठीक है। then 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 there will be a live session. अब वो लाइव सेशन आपके लिए बड़ा क्वालिटी लाइव सेशन होगा, क्योंकि आधी चीजें आपको पता होंगी पहले से ही, ठीक है। फिर उस लाइव सेशन में आई बिलीव, आई एश्योर यू कि 100% आपकी जो वो सब्जेक्ट है ना वो कवर हो जाएगा 100%। अगर एग्जाम में वो चीज़ आनी है तो आई विल मेक श्योर कि थायानीन, टेबल्स, निमोनिक्स, वी विल कवर इट, ठीक है। और फिर उसके बाद अब तो आपकी थ्योरी भी आ गई, आप उस पे जितने भी जो प्रैक्टिस बुक्स में क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर चुके हो। देन देयर विल बी अ मॉक ऑन दिस, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, वो भी गलत करोगे, कोई मसला नहीं, हम सीखते हैं अपनी गलतियों से। बिफोर एग्जाम जितनी गलतियां करनी है आप करें, ठीक है। और फिर आप असेस करेंगे कि दोबारा से कि इस चीज को कैसे रिवाइज करना है, और फिर ये आपका एक परफेक्ट अंदाज में सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। देन वी विल स्टार्ट इम्यूनोलॉजी एंड एवरी दीज थिंग्स, ठीक है, ठीक है। तो फिजियो थोड़ी सी इजी है इसलिए मैंने पहले रखी है। इम्यूनो, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स थोड़े से रैंडम सब्जेक्ट्स हैं, इनकी किसी से भी नहीं बनती, तो इनको सेपरेटली हम शुरू में भी कर सकते हैं, वी कैन एडजस्ट इन एट द एंड एज वेल, ठीक है। तो दिस विल बी आवर कोर्स प्लानर, और विद इन 3 months वी विल कंप्लीट आवर थ्योरी, ठीक है। ओके, अच्छा तो अब 3 months के बाद क्या होगा, 3 months के बाद देयर विल बी अ सेपरेट कोर्स, सेपरेट क्रैश कोर्स, जिसमें सिर्फ हम पेपर्स करेंगे। इसमें बहुत सारे नए लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे वो लोग भी हमें ज्वाइन करते हैं जो थ्योरी हमारे साथ करते हैं। ऑब्वियसली जो थ्योरी कोर्स में हमारे साथ होते हैं, अगर वो हमारे क्रैश कोर्स में हमारे साथ आते हैं तो दे विल हैव अ गुड डिस्काउंट एज वेल। बट अगर आपकी थ्योरी अच्छी है तभी आप पास पेपर्स कर सकते हैं। तो पास पेपर्स के लिए ये मैंडेटरी है कि थ्योरी या तो खुद से एक दफा की हुई हो, किसी ने करवाई हुई हो, या जैसे भी, वरना ये पास पेपर्स की क्रैमिंग से आप पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हाउ मेनी कोर्सेज वी विल हमारा कितना प्लान है 5 जुलाई के लिए, मैं शुरू में ही बता दूं वरना बच्चों को ना पता ही नहीं चलता। तो विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, यहाँ तक हम अपना 100% थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे विद प्रैक्टिस बुक्स, क्वेश्चंस, और जो मेरे सेशंस होंगे आई विल मेक श्योर कि इसमें इंपॉर्टेंट जो एग्जाम क्वेश्चंस है मैं वो भी ऐड करूँ। तो हेयर यू आर 70% डन। एग्जाम
आपका 67-69 पे पास हो जाता है, एंड हेयर यू हैव डन योर 70%। फिर मई और जून है, लास्ट के 2 मंथ है। इनमें देर अब तो ये थ्योरी कोर्स चल रहा है, देन देयर विल बी अ क्रैश कोर्स। In this crash course, we will not do theory again. We will do only past papers, last 10 year past papers only. और वो इतना बड़ा पूल है, मतलब इसमें जो एफर्ट है ना वो थ्योरी से डबल होती है हमेशा। होएवर इसको भी हम मॉड्यूल वाइज, सब्जेक्ट वाइज लेके चलते हैं। जैसे नेट में जितने भी रिकॉल्स हैं वी विल कवर इट इन ए नेट में। जितने भी फिजियोलॉजी के हमारे रिकॉल्स होंगे या पास पेपर के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम सब्जेक्ट वाइज करेंगे। तो इस तरह फिर अगेन आपके 14 ग्रुप्स बनेंगे, ठीक है, जिसमें हम सारे जो इनके पेपर्स हैं, जो पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं वो क्रैक करेंगे इन 2 मंथ्स में। तो इन 2 मंथ्स में ना सिर्फ फिर आपके पेपर्स हो जाएंगे और क्विकली जो आपकी थ्योरी थी वो भी रिवाइज हो जाएगी साथ में, ठीक है। उसके बाद देयर विल बी अनदर कोर्स एंड इट इज फास्ट रिवीजन कोर्स। दिस फास्ट रिवीजन कोर्स इज दिस फास्ट रिवीजन कोर्स इज फॉर एवरीवन। दो स्टूडेंट्स जो थ्योरी में थे वो भी इसका पार्ट होंगे, जो स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स में थे वो भी इसका पार्ट होंगे। और इसके अलावा कुछ न्यू कैंडिडेट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम क्विकली जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो रिवाइज करवाएंगे आपको आपके सारे सब्जेक्ट्स की। तो देयर विल बी बेसिकली 3 कोर्सेज, ठीक है। दोज हु आर इन थ्योरी दे आर आल्सो इन फास्ट revision. Those who will be in crash course, they will be in the fast revision. However, these two course, theory and crash course, are not same course. They are separate course. ठीक है, प्लीज नोट दिस। वरना फिर ये होता है कि आप लोगों को लगता है कि जो है 3 मंथ्स के बाद जब हम थ्योरी कर लेंगे तो यू विल स्टार्ट योर क्रैश कोर्स ऑटोमेटिकली। नो, यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर द क्रैश कोर्स सेपरेटली। Obviously, if you are in theory course, then you will have good discount. Clear? Okay, so now I am, giving you review about the physiology, जो आपका physiology के साथ में होगा मेरे साथ सेशन। तो ये है फिजियोलॉजी की ई नोट्स, ठीक है। दीज आर yes, so we will start from like female reproductive system and you can see कि ये बड़ा कोई बोरिंग नहीं है, जैसे एसेंशियल गाइड या रिवीजन नोट्स बोरिंग हैं। यू कैन सी कि ये काफी टेबल्स हैं, तस्वीरें हैं, चीजें ऑर्गेनाइज है, डेटा ऑर्गेनाइज है। तो बड़ा इट विल बी अ फन टू रीड और प्रिपेयर फिजियोलॉजी लाइक इन दैट वे। फिर जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चीजें हैं वो सारी हाई क्वालिटी टेबल्स तस्वीरों के साथ, इजी टू रीड अंडरस्टैंड वो हैं। फिर अप्लाइड फिजियोलॉजी सारी इसमें है कि ट्विन प्रेगनेंसीज में क्या मसले होते हैं। ये सारी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स जो प्रेगनेंसी में हर सिस्टम की होती हैं, कार्डियक की, रेस्पिरेटरी, जीआईटी में, ठीक है। फिर जो मॉडिफिकेशंस होती हैं सेपरेटली उनको हमने टेबल्स बना के कवर किया है। फिर उसके बाद जो रीनल फिजियोलॉजी, यस, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेबर की फिजियोलॉजी, प्लेसेंटा क्या होता है, ठीक है। फिर फीटल फिजियोलॉजी, और फिर फीटल फिजियोलॉजी की हर सिस्टम में क्या चीजें आती हैं ऊपर नीचे। तो दे आर अप्रोक्सीमेटली हाँ, दे आर अप्रोक्सीमेटली 180 स्लाइड्स। और बिलीव मी, अगर फिजियोलॉजी में से कुछ अगर आना है ना तो दे इट विल कम फ्रॉम दीज 180 स्लाइड्स। और ये 180 slides we can easily first time read and recall and understand and memorize within 3 hours। वरना तो क्या लगता है कि फिजियोलॉजी करने में लोग पूरा हफ्ता ले जाते हैं, बट इन दैट वे ओनली इन 3 hours you can crack the whole physiology, ठीक है। and after this what you will do after this, boom, फिजियोलॉजी कवर, आपने इसका वर्क देना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट, और इसी तरह ग्रेजुअली वी विल कीप अपलिफ्टिंग आवरसेल्फ। फिजियो के बाद एंडो के बाद पैथो, एनाटॉमी, एम्ब्रियो, बट इन ब्लॉक्स आती रहेंगी। सो वैसे तो मैंने काफ़ी चीज़ें रखी थी आज के सेशन में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं क्विकली बता सकती हूँ कि हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली कैसे करना है, या अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया है, इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया है तो ठीक है,
फिर हम सब्जेक्ट वाइज तो जाएंगे ही ऑब्वियसली, तो फिर तब करते रहेंगे। बट लेट मी नो, मुझे ये लगता है कि जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे और फिर वो उनको कौन बताएगा, मे बी दे विल नॉट बी इन दैट पोजिशन कि वो कोर्स बाय करें कोई भी। हर एक की सर्कमस्टांसेस होती हैं ऑब्वियसली, तो उन लोगों की भी तो हेल्प की ज़रूरत है। तो व्हाट डू पीपल से, शुड आई प्रोसीड? कोर्स कैंडिडेट्स अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बिकॉज ये चीज़ें तो आप लोगों को वी आर बाउंड टू डिलीवर। हम्म, क्या कहते हैं? हमें हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली थोड़ा थोड़ा बता दूं कैसे लेके चलना है? अच्छा, शर्मा जानना चाहती हूँ, ओके। शर्मा, एनाटमी में मैंने टॉपिक्स भी लिख दिए हैं जो कि आपके कहते हैं ना वो नेवर इवेंट होता है एनएचएस में, कि लाइक आप रिटेन प्रोडक्ट्स कोई फॉरेन बॉडी नहीं छोड़ सकते बॉडी में, तो ये शुड बी अ नेवर इवेंट। तो ये वो टॉपिक्स हैं, दे आर नेवर इवेंट्स, ये आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, ये चेक्स हैं सारे के सारे। एनीवे, तो टेक होम मैसेज इसमें ये है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, जो टेक होम मैसेज ये है कि आपने एनाटॉमी के लिए ना पिक्चर मेमोरी बड़ी अच्छी बनानी है। और एनाटॉमी में ना आपकी अप्लाइड भी पूछी जाती है, जैसे रेडिएटर उड़ गया तो क्या करना है, कहाँ उड़ेगा, लैप्रोस्कोपी करते हुए कहाँ से आपने इसको उड़ाया है, और ड्यूरिंग ओपन लैप्रोटमी कहाँ से उड़ाया है, वाल्ट के साथ क्या किया है। हाँ, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, फिर लाइक आप हिस्टेक्टमी कर रहे हैं और पेशेंट अनेबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स, आप फेमरल उड़ा के आए हो बेसिकली। हाँ, आप रेटर उड़ा दिया आपने ओवेरियन फोसा की डायसेक्शन के दौरान, या लिम्फ नोड डायसेक्शन में जेनिटल उड़ा दी। तो ये एनाटमी 50% अगर तस्वीरें और ये रिलेशनशिप है, तो 50% इसकी अप्लाइड भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनाटमी में मैं आपको यही मैसेज दूंगी। तो यस, तो यस यस यस, सिलेबस का तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बट ये कुछ टिप्स हैं कि अपना माइंड मैप या सर्वे बनाएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स आपको पहले ही पता होंगे, ये तो मैंने बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, और रिवीजन करें। ठीक है, और एक लेट्स सपोज अगर एक आर्टरी पे करते हो तो फिर उसके टर्मिनल ब्रांच तक जाओ, पूरा अपना माइंड मैप बनाओ उसका, छोड़ो मत उसको रास्ते में कहीं। ठीक है, और इसके बाद रिमेंबर कि आपके 20 से 30 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, एम्ब्रियो में क्या करना है? एम्ब्रियो की ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिख दी हैं इसके लिए। द बेस्ट बुक इज बेसिकली एसेंशियल, लोग लैंगमैन से भी कर लेते हैं, उन्होंने पहले से की हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपने लास्ट मिनट्स लाइफ सेविंग नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि एम्ब्रियो इज ऑल अबाउट निमोनिक्स। ठीक है, इसमें ये जो पाउचेस हैं, ट्राइंगल्स हैं, ये ये याद ही नहीं होते कि जो है एपिडर्मिस से क्या बन रहा है, और डर्मिस से क्या, मीजनकाइमा से क्या बन रहा है, और सोमाइट से क्या बन रहा है, ये सब चीज़ें मतलब भूल जाती हैं एंड पे। ठीक है, कितनी आर्चेज हैं और हर आर्च का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है। तो इसमें भी अप्लाइड है, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज आ जाती हैं, डुप्लीकेशन हो जाती है यूरेटर की, या साथ में यूट्राइन एनॉमलीज वेरी फेवरेट। ठीक, तो इसमें से भी आ जाते हैं आपके। देखो, अगर 25-30 क्वेश्चंस अगर आए हैं एनाटमी से, तो रिमेंबर 10 क्वेश्चंस एम्ब्रियो से भी आते हैं, तो ओनली ओनली एम्ब्रियो एनाटमी मिलके ही आपके पेपर 1 का 40% बना रही है। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसपे आप गिव अप कर ही नहीं सकते। फिजियोलॉजी सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं हमेशा स्टार्ट भी फिजिक्स से करती हूँ। इसके लिए जो हम जो ये मेरे नोट्स भी हैं वो रिवीजन और एसेंशियल्स हैं, कुछ चीज़ें मैंने बीआरएस से ली हैं। ठीक है, तो इन सब का कलेक्शन है फिजियोलॉजी ई नोट्स। तो ये दे आर वेरी हाई क्वालिटी नोट्स, अभी आप इनको दफ़ा देख भी लिए। हाउ टू रीड, हमेशा ये देखें कि एग्जाम में क्या है। जब भी मैं सेशन लेती हूँ, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करती हूँ, स्टार बनाती हूँ, ये भी एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आप उसको लाइक पढ़ें अपनी सिलेक्टेड बुक से या मेरी बुक से, इफ यू पार्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, लेकिन फिर भी साथ साथ अपने वो जो 3 पेजेस मैंने कहा था ना बनाने हैं, वो जरूर बनाएं। ठीक है, और फिर पीरियोडिकली रिवीजन जरूर करें इसके। यही एनडीओ के लिए एडवाइस है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसी तरह ही आपने पढ़ना है, इन्हीं स्टेप्स में जो हमने अभी देखे हैं, इसमें से भी 22 क्वेश्चन आ जाते हैं।
एंडो भी एक वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इस पे भी आप गिव अप नहीं कर सकते। अकलौते एंडो से ही 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी सबसे अप्रोक्सीमेटली 10 तक ही आते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को अगर आप फैलाओगे ये बहुत फैल जाएगी, अगर आप उसको स्मार्ट वे में करोगे तो ये काफ़ी है। इसकी पेडिग्रीज है, आपको बस ये पता चलना चाहिए ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्रीज क्या हैं, डोमिनेंट कैसी हैं, एक्स लिंक कैसी हैं, डोमिनेंट कैसी हैं, क्या इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और सेल साइकिल क्या है। तो अगर स्मार्टली भी जेनेटिक्स करो तो बिलीव मी विद इन 2 days आप इसको A to Z कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी जेनेटिक्स की तरह ही है, स्मार्टली करो तो यू कैन 10 क्वेश्चन में से जो 8 आने आराम से डिकोड कर सकते हैं, वरना फिर लोग इसको लेके ही बैठे रहते हैं। Data interpretation and clinical management, I can bet nobody can teach you the way I am going to teach you. Believe me, मतलब वैसे तो खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए बुरी बात है। Let others to speak for you. But I have given my heart to these two subjects because I know इसमें बड़ी खबारी है, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आप समझे पूरा एंटायर ओब्स गाइड को नटशेल बनाना, और वो भी अपडेटेड गाइडलाइंस के साथ, एंड येट यू कैन कांट मिस एनीथिंग। ये इसमें बड़ा बड़ा इसमें पैशन चाहिए, बड़ी इसको समराइज करना कि बच्चे बोर भी ना हो, ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ये भी ना हो कि एग्जाम नहीं पास हुआ, और ये भी ना हो कि बोर हो जाए, ये भी ना हो कि भूल जाए। दिस इज एन आर्ट। तो हेयर आई फील कि जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5-6 years का क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए या स्पेशलिस्ट एग्जाम पढ़ाने के लिए, यहाँ इस बेसिक एग्जाम में उसका ना हक अदा हो जाता है आके। ओके, तो दिस इज अबाउट डेटा इंटरप्रिटेशन। बायोफिजिक्स लोग समझते हैं मुश्किल है, बट ऐसा है नहीं। you will love the biophysics after our session. Biostatistics this time ये हमेशा तंग ही करता है मैथ नहीं आती, 2 में 2 ही जमा होता है बच्चों से, फिर डिवाइड करना, फिर क्रॉस सेक्शन पे बनाना, वो मुश्किल लगता है बच्चों को। आई डॉक्टर्स को समझ नहीं आती है मैथ, मुझे पता है, बट दिस टाइम यू विल लव इट ना। बायोस्टैटिक्स सेशन हमारे बहुत ही अच्छे जाते हैं, और इसमें डॉक्टर मारिया का बहुत ज़्यादा इनपुट होता है। तो लेकिन इसमें होता ही क्या, या टोटल कुछ 6 फार्मूले रटना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है और निकालनी है। ठीक है, क्या कुछ बड़ी डील है। और इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये कि फार्मूला पार्ट्स हैं सारे, और दूसरा एपिडेमियोलॉजी के पार्ट्स हैं। ठीक है, इससे आ जाते हैं 10-15 क्वेश्चन, इस पर गिव अप नहीं कर सकते, ये भी एग्जाम लेके डूब जाता है। फिर पेपर 2 में फिर आपकी पैथो आ जाती है। पैथो ईजी है, जिस दिन पैथो का मुझे लाइव सेशन लेना होता है मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ, 2-3 घंटे में खत्म भी हो जाता है। ठीक है, बट हेयर इन स्पेशल पैथो आई फील टू गुड because I am teaching oncology specialist exams, तो मेरे लिए बड़ा इजी होता है ये स्पेशल पैथोलॉजी में। अक्सर आई हैव सीन वेरियस यूट्यूब चैनल्स एज वेल, लोग यहाँ उनको समझ नहीं आती पढ़ा क्या रहे हैं बेसिकली। तो दिस इज माई स्पेशलिटी टू टीच स्पेशल पैथो। स्टेज वाइज कैंसर्स कैसे होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 पे, ठीक है, और क्विक सी उनकी उनके निमोनिक स्कैन को याद करने के, और उनके इम्पोर्टेंट वन सर्वाइवल रेट, और इम्पोर्टेंट वन मोटी मोटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैनेजमेंट। बिकॉज अदरवाइज ऑन्कोलॉजी तो पार्ट 2 का MRCG 2 का एक सबसे लेंथी जो है वो मॉड्यूल है। अगर वो मैं सारा इसमें ऐड करूंगी आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, आप डिसहार्ट हो जाओगे, छोड़ ही दोगे। ठीक है, और कॉलेज ने तो पूछना ही पूछना कैंसर से हमेशा 1-2 ये बल्बल से या स्पेसिफिक एंडोमेट्रियल कैंसर की इनकी स्टेजिंग आती ही है हमेशा, तो कर छोड़ भी नहीं सकते। तो इसको इन अ बैलेंस्ड वे पढ़ाना, डिलीवर करना, और मेक श्योर करना कि बच्चे याद भी कर लें, ये आपको वही पढ़ा सकता है जो कि जो एक्सपर्ट होगा इस फील्ड में। लाइक बेसिक एग्जाम है पार्ट 1, आपके वो कैंडिडेट भी पढ़ा सकता है जिसने खुद लाइक 2-3 साल पहले पार्ट 1 किया है, वो भी पढ़ा सकता है, ट्रेनिंग नहीं है कंप्लीट, या किसी किसी एग्जाम का कंसल्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो क्लिनिकल मैनेजमेंट या स्पेशल पैथो या माइक्रोबायोलॉजी है, यू विल बी वेरी लकी अगर आपको कोई सीनियर मिल जाए इसमें ना, ही और शी कैन सेव योर लाइफ। और ऑब्वियसली विद अस ये आपको यहाँ यहाँ आपको एज मिलेगा। मेरे कोर्स में कोई खास बात नहीं है। द बिगेस्ट एज इन माई कोर्स इज दैट यू हैव ई नोट्स, you don't have to read the boring Oxford, and second advantage is that okay, you will be too good in clinical management, and you will be too good in special patho.
ऑब्वियसली योर बायोस्टैट। सवाल ही नहीं पैदा होता बायोस्टैट का कोई क्वेश्चन ड्रॉप करके है। और यहाँ अब ये एग्जाम ना परसेंटाइल बेस है। इस एग्जाम में आपने ये नहीं करना कि 100 में से 65 लेके पास हो जाना है, पर 65 क्वेश्चन पास हो गए। ये परसेंटाइल बेस में रैंकिंग होती है। यू शुड बी बेटर देन 64 जो इस एग्जाम में अपेयर हो रही है। तो वो जो 64 दिन से आपने बेटर होना है ना, वो कहाँ वीक है? दे आर बैड इन क्लिनिकल मैनेजमेंट, दे आर बैड इन क्लिनिकल स्पेशल पैथोलॉजी, एंड दे आर बैड इन बायोस्टैट्स, एंड यू विल बी टू गुड इन दीज थ्री। अब वो क्वेश्चन जो सब गलत करें आप ठीक करो, यू विल हैव वेरी गुड परसेंटाइल। ठीक है, और इसका एक नुकसान ये भी है, वो सब क्वेश्चन जो सब ठीक करें और आप गलत करो, वो फिर बड़ा उसका परसेंटाइल उसे ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, एनीवे, तो पैथो के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बेसिक पैथो है। बेसिक पैथो तो यार बड़ी मजे की है। पैथो वैसे मजे की है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी अगेन यू विल डू गुड विद माइक्रोबायोलॉजी विद अस, क्योंकि इसमें सारी रिसेंट होती हैं कि यार जीबीएस में क्या चल रहा है, फेटल सेप्सिस में क्या चल रहा है, न्यू बर्थ सेप्सिस में क्या चल रहा है, बिकॉज द कंटेंट विच इज ऑक्सफोर्ड बीएनआर गाइड जो कि अवेलेबल है, जो इनको आप पढ़ते हो, वो सारा ओल्ड है। ठीक है, एंड वी विल टीच ओनली द लेटेस्ट वन। और कॉलेज लव टू चेक के कैंडिडेट्स अपडेटेड है, एविडेंस बेस्ड, इनको चीज़ें पता है या नहीं पता, तो जरूर इनमें से कुछ ना कुछ आता है जो कि यूजली वो लोग गलत कर देंगे जो इन बुक से पढ़ेंगे, और आप ठीक कर दोगे बिकॉज यू नो व्हाट्स हैपनिंग। इम्यूनिटी 2 घंटे में पहली दफा सिर्फ सुन ही लो ना तो ये पास हो जाता है। इतना अच्छा सब्जेक्ट है, करना ही क्या है इसमें। इम्यूनिटी के टाइप्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड इट्स अप्लाइड ऑटोइम्यून कंडीशन, दैट्स इट। तो इम्यूनोपैथो ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनसे टाइम बच जाता है। और फार्मा लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है, बट एग्जाम में तो आता क्या है? एग्जाम में तो जो इसके 20 क्वेश्चन आने हैं उसमें से 15 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही आते हैं। ठीक है, तो हम इसको बड़ा एग्जाम बुक के वे में पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी पीसी। ओके, सो दिस इज अबाउट मैड होम। ठीक है, हाँ, अगर आप पूरा कोर्स अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, यू जस्ट वांट टू चेक कि हम अभी चेक कर लें इनका किसी एक सिंगल पर्टिकुलर मॉड्यूल, तो दिस दिस ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल फॉर अ लिमिटेड टाइम। ठीक है, तो आई थिंक सारे सब्जेक्ट्स हमने ब्रीफली देख लिए हैं। अब हम इंशाल्लाह फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट मोर डीपली। सो एनी क्वेश्चन? वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। ओके, कल डॉक्टर मारिया विल पिन द पोस्ट कि कब आपके फिजियोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। शी विल पिन द पोस्ट। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द सेशन विद दिस पॉजिटिव और पावरफुल पिक्चर कि वन डे यू आर गोइंग टू वेयर दैट क्राउन इंशाल्लाह। जब भी आपको लगे ना आपने गिव अप करना है, तो बस इस सेरेमनी को याद करना है कि जो आपने अटेंड करनी है, जो आपका राइट अटेंड करना। ठीक है, और आप ही अटेंड करोगे, और कौन अटेंड करेगा? And then you will fight for everything, for every question, and you will never give up. So this is our number if you want to subscribe the course. And if you are outside from Pakistan, then you just have to dial 0092 301 484 3695. Okay. Yes, yes. So मैम लाइव सेशन कब होंगे? अभी फिजियो हम करेंगे 5 days, हम क्वेश्चंस करेंगे फिजियो के फ्रॉम प्रैक्टिस बुक्स, जैसे एंड्रियो, गणेश गुप्ता, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक, पास एमआरसीयूडी डेफिनेटली आई विल कवर इट इन थ्योरी एज वेल एंड इन क्रैश कोर्स एज वेल। तो फिर 5 days के बाद देर विल बी अ लाइव सेशन विद मी, एंड आफ्टर दिस देर विल बी अ मॉक, एंड विद इन 6 days फिजियोलॉजी ओवर, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट। ओके, सो कैसा फील हो रहा है, मतलब आफ्टर दिस सेशन? दिस एग्जाम इज डूएबल और नॉट? इजंट इट इजी? हम्म,
Okay, you can unmute. Sorry, no, you can open your mic. So tell me, Sadaf, and hmm, inshallah, why not? Sadaf, 100% you people can do. Inshallah, inshallah. And you will post your ceremony picture as well here. पार्ट 1 में तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आपका पार्ट 2 में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा. It will be a never forgetful event. हेलो मैम. जी सना, हेलो. मैम डीजीओ के बारे में आप बता सकती हैं क्या करना चाहिए? डीजीओ में तो शॉर्ट ऐसे आते हैं ना एग्जाम में. डीजीओ में आप मुझे मतलब सेशन के बाद करती हैं मैसेज, मैं अपना नंबर लिख देती हूँ. ठीक है मैम. ओके. ये मैंने लिख दिया है नंबर. ओके, एनी अदर क्यूरी? कोई भी एंडिंग नोट, कोई भी पॉजिटिव थिंग, देन वी विल एंड द सेशन. No, अगर if you are not going UK for your degree, it's not important कि सेरेमनी अटेंड करना होती है. मैंने सिर्फ मोटिवेशन के लिए बोला है, घर भी आ जाती है. लेकिन सेरेमनी अटेंड करना इतना अच्छा होता है कि बस दिल तो चाहता है ना हम भी जाएंगे. ओके, चलें, ठीक है. ओके, चलो, अल्लाह हाफिज. कोई भी अदर